नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 431। पलक झपकते ही 1 मार्च आ गया। कक्षाएं आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाती हैं और नया सेमेस्टर शुरू हो जाता है। राजेश फिर से अपने बच्चों को लाने और छोड़ने में व्यस्त हो गया और सब कुछ वैसा ही लग रहा था। यदि कोई बदलाव आया है तो वह ये है कि बच्चे चित्रकला सीखने के प्रति बहुत उत्साहित हैं। ये सिर्फ प्रतिभा की बात है। विहू और अवी, जो सबसे ज्यादा उत्साही हैं, उनके बारे में कहा जा सकता है कि उनमें चित्रकारी की कोई प्रतिभा ही नहीं है। विहू संभवतः वे लोग हैं जिनके अंग अच्छी तरह विकसित हैं और दिमाग थोड़ा सरल है। जब तक ये खेल से संबंधित है, इस क्षेत्र में उनकी समझ और प्रतिभा तुरंत स्पष्ट हो जाती है। बाकी कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है। सभी पहलुओं में अवी का प्रदर्शन बहुत स्थिर है, कुछ भी विशेष उत्कृष्ट नहीं है। उनके कक्षा अध्यापक श्री झाओ ने अवी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह अपने सहपाठियों का अच्छा नेता है। मजबूत नेतृत्व कौशल रखें, सबसे अच्छे दूसरे और तीसरे खजाने हैं। जैसा कि उनसे अपेक्षा की जाती है, उन दोनों में चित्रकला में कलात्मक प्रतिभा है। यद्यपि अवी और उसके दोस्त इस क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली नहीं हैं, लेकिन जब तक उन्हें चित्रकारी में आनंद आता है, तब तक सब ठीक है। प्रतिभा जरूरी है, लेकिन कड़ी मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। राजेश बस यही चाहता है कि उसके बच्चे खुश रहें। वर्ष का प्रथम भाग, नवी मुंबई हॉटपॉट शाखा का नवीनीकरण मार्च से मध्य मई तक किया जाएगा और आधिकारिक तौर पर जून में इसका उद्घाटन किया जाएगा। मनीष कपूर, मानसी और अन्य ने एसपी कॉमिक्स क्लब में 4 महीने तक इंटर्नशिप की और बाल दिवस के बाद वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बीजिंग चले गए। मई के मध्य में प्रत्येक कक्षा ने बाल दिवस कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी। कक्षा 6 में समूह नृत्य हुआ और मातृभूमि का उद्यान नृत्य के लिए 20 लड़के और लड़कियों का चयन किया गया। कक्षा 8 के बच्चों ने समूह कविता पाठ किया, जिसमें रिया ने वायलिन बजाया। शिक्षक द्वारा चुने गए प्रत्येक बच्चे को पोशाक के लिए 280 रुपये का भुगतान करना होगा। तनु और विहू दोनों का चयन हुआ। कक्षा 8 में कविता पाठ के लिए सभी विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन स्कूल यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। केवल रिया पोशाक ही औपचारिक पोशाक है। मई के अंतिम दिन स्कूल में बच्चों का एक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित किया गया। अभिभावकों को भी अपने बच्चों के साथ बाल दिवस मनाने के लिए स्कूल में आमंत्रित किया गया था। दोपहर के भोजन के बाद राजेश ने कक्षा 6 के बच्चों को उनके प्रदर्शन पोशाक पहनने में मदद की। लड़कियों ने गुलाबी रंग की लंबी स्कर्ट पहनी थी, जबकि लड़कों ने सफ़ेद रंग की छोटी आस्तीन वाली शर्ट और काले रंग के शॉर्ट्स पहने थे तथा सभी ने सफ़ेद जूते पहने थे। लड़कियों से कहा गया कि वे अपने बाल बांध लें और अपनी इच्छानुसार स्टाइल बना लें। राजेश ने तनु और रिया के बालों में जूड़ा बांधा और उन्हें गुलाबी हेयरपिन से मैच किया। अवी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। रिया ने औपचारिक पोशाक पहन रखी थी और वह एक गरिमा में छोटी राजकुमारी की तरह लग रही थी। मीरा शर्मा अवी और तनु को कक्षा 8 में ले गईं। राजेश कपूर रिया और विहू को कक्षा 6 में ले गए। कक्षा में शोरगुल था और शिक्षक बच्चों का मेकअप करने में व्यस्त थे। प्रधानाध्यापक ने आगे बढ़कर अभिभावकों से अपने बच्चों के लिए कुर्सियां लाने को कहा। कक्षा के बैठने के क्रम के अनुसार खेल के मैदान में जाकर इकट्ठा हों और शो देखने के लिए बैठें। राजेश कपूर 3 कुर्सियां खुद उठाकर ले गए और जब वे नीचे गए तो देखा कि कक्षा 8 के बच्चे पहले से ही बैठे हुए थे। कक्षा 8 के बच्चों को कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं थी और उन्हें मेकअप करने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए वे जल्दी बैठ गए। बीच का स्थान कक्षा 7 के लिए है। राजेश कपूर ने एक नज़र में भीड़ में मीरा शर्मा को देख लिया। दस्ते के नेता के रूप में अवी ने एक छोटे वयस्क की तरह आदेश दिया, कृपया चाची, चाचा, दादा और दादी अपने स्टूल को संरेखित करें और ठीक से बैठ जाएं। तुम दोनों लड़ना बंद करो और चुप रहो। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि अविहुन बिना क्रोधित हुए भी राजसी आभा रखता है। इस बार तनु को क्लास कैडर से डिप्टी क्लास मॉनिटर के पद पर पदोन्नत किया गया।
पूर्व उप कक्षा मॉनिटर का स्थानांतरण दूसरे स्कूल में हो गया, इसलिए तनु ने कार्यभार संभाल लिया। एक कक्षा के मॉनिटर और डिप्टी मॉनिटर दोनों लड़का और लड़की हैं। तनु ने मेकअप पूरा किया और टीम के लिए तैयार होने लगी। वह मीठी मीठी बातें करती है और अपने हर माता पिता को याद रख सकती है। तांग वाधवाक्सियाओ की माँ, कृपया अंदर आ जाए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद आंटी। ये ली जुचेंग के दादाजी हैं, है ना? दादाजी, क्या आप कृपया आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, ठीक है, धन्यवाद। अपने सहपाठियों को दुर्व्यवहार करते देख तनु ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कृपया उपद्रव करना बंद करो। खेल समिति इसका ध्यान रखेगी। खेल आयुक्त कौन है? 4 खजाने। इस वर्ग में विहू की लड़ने की शक्ति सबसे अधिक है। विहू जल्दी से उठ खड़ा हुआ, देखता हूँ कौन मुसीबत खड़ी कर रहा है। जब तक कक्षा 7 और 5 के बच्चे नीचे आए, तब तक कक्षा 6 और 8 ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। कक्षा 7 का मॉनिटर कम सक्षम था। काफी देर तक स्थिति को संभालने के बाद कक्षा 5 के बच्चे आखिरकार शांत हुए और उसके बाद ही उनकी कक्षा को बेहतर महसूस हुआ। राजेश कपूर के माता पिता ईर्ष्यालु लग रहे थे। आपका बच्चा अद्भुत है। वह बहुत ही सक्षम मॉनिटर है और उसमें नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी है। बिल्कुल, वह बाकी क्लास मॉनिटर से कहीं बेहतर है। टीचर जोया ने भी यही कहा। वह बाकी टीचर्स से बहुत कम चिंता करती है। सभी की ईर्ष्या और प्रशंसा का सामना करते हुए राजेश को बहुत गर्व महसूस हुआ। प्रथम श्रेणी के बच्चे मंच के सबसे निकट होते हैं। इसके बाद दूसरी कक्षा है, फिर तीसरी कक्षा। समय समाप्त हो रहा है। 2:40 पर बाल दिवस आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम का क्रम शिक्षक द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। कक्षा 8 को शीर्ष 10 में और कक्षा 6 को शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है। कार्यक्रम में नृत्य, गायन, रेखाचित्र आदि शामिल हैं। छठी कक्षा के विद्यार्थियों ने भी एक लोकप्रिय नृत्य तैयार किया और उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, ये कक्षा 8 की कविता पाठ की कक्षा थी। रिया ने एक छोटा सा उपहार पहना हुआ था और एक वायलिन के साथ एक तरफ खड़ी थी। स्टाफ टीचर ने रिया के वायलिन पर नजर डाली, माइक्रोफोन उठाया और पूछा, क्या यह ऊंचा है? रिया ने सिर हिलाया, ये फिट बैठता है, धन्यवाद। मेजबान के मंच से चले जाने के बाद रिया का मधुर वायलिन संगीत बजने लगा। ये कुछ पैराग्राफों वाली एक भावुक कविता पाठ है। सामने एक छोटा कंडक्टर खड़ा था। रिया से नजरें मिलाने के बाद उसने छात्रों को पाठ सुनाने का निर्देश देना शुरू किया। रिया का वायलिन बजाना सचमुच अद्भुत है। स्कूल के संगीत शिक्षक इसे सुनते ही पहचान जाते हैं। जिस व्यक्ति को मंच पर माइक्रोफोन संभालने के लिए बुलाया गया है, वह स्कूल में संगीत शिक्षक हैं। नीचे आने के बाद मैंने अपने बगल में बैठे एक अन्य शिक्षक से फुसफुसाकर बात की। वाह, मंच पर उस बच्चे के वायलिन की कीमत 800,000 से अधिक है। एक अन्य शिक्षक चौंक गया। 8 लाख? हाँ, 800,000 से अधिक। मेरी भतीजी इस ब्रांड का उपयोग करती है, लेकिन इसकी कीमत केवल 150,000 के आसपास है। हे भगवान, मैंने सुना है कि वे अमीर हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सच है। आप बिल्कुल नहीं बता सकते, एक अन्य शिक्षिका ने कहा। वास्तव में अमीर लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। और मैंने शिक्षिका जोया से सुना है कि इस बच्चे ने न्यूयॉर्क ओपेरा में कई बार प्रस्तुति दी है। अगर हम ये कहें कि विहू ने पिछले खेल आयोजन में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था, तो ये बात सभी जानते हैं। इस बार रिया निश्चित रूप से काफी हलचल मचाएगी। प्रदर्शन खत्म हो गया है। कक्षा 8 के अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं। प्राथमिक विद्यालय से आने के बाद से यह पहली बार है कि बच्चे बाल दिवस में भाग ले रहे हैं और इसका एक अलग अर्थ है। बच्चों के नीचे आने के बाद कक्षा मॉनिटर के रूप में अभी अनुशासन बनाए रखने के लिए आगे बैठ गया, जबकि मीरा शर्मा रिया के साथ बैठ गई। जब कक्षा 6 की बारी आई तो लगभग आधा रास्ता तय हो चुका था। वाधवती के बच्चे मंच पर प्रस्तुति देने आए। डिप्टी मॉनिटर तनु ने कहा, बात मत करो। तनु एक ऐसी लड़की है जो थोड़ी उग्र और मतलबी लगती है और उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है और उससे बात करना बहुत आसान है। यहाँ तक कि एक दुष्ट व्यक्ति से भी घृणा नहीं की जा सकती। तनु और विहू कक्षा में एक साथ अच्छा काम करते हैं। जब भी विहू को कोई शरारती और अवज्ञाकारी लड़का मिलता तो वह बस यही कहता, खेल समिति के सदस्य कृपया इसका ध्यान रखें, और वह समस्या का समाधान करने के लिए आगे आ जाता। विहू के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते हैं।
कक्षा के लगभग सभी पुरुष सहपाठी उसके भाई हैं। मंच पर जाकर प्रदर्शन करना वास्तव में पुरानी यादें ताज़ा कर देने वाला है। राजेश कपूर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और मीरा शर्मा को संदेश भेजा। पत्नी, शायद आपको यकीन न हो, लेकिन जब मैं पहली कक्षा में था तब मैंने ये नृत्य किया था। मैंने मीरा शर्मा की ओर देखा तो पाया कि वह टाइप कर रही थीं। पतिदेव, शायद आपको यकीन न हो, लेकिन जब मैं पहली कक्षा में थी तो मैंने भी यही नृत्य किया था। दंपति एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। केवल वे ही नहीं, कक्षा में उपस्थित कई अभिभावक भी अपनी हंसी रोक नहीं सके। मुझे याद है कि हम उस समय इस गाने पर नाचते थे। आपने कहा था कि इतने साल हो गए हैं और हमारे पास अभी भी यह गाना है। हाँ, मैंने इसे तब चुना था, लेकिन मुझे ये गाना याद है। नृत्य के बाद बच्चे नीचे आ गए। राजेश कपूर रिया के पास बैठ गए। क्या तुम थक गई हो? रिया ने अपना सिर हिलाया और सिर पीछे झुकाकर पूछा, पिताजी, क्या मेरा प्रदर्शन अच्छा था? राजेश ने अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छी, बिल्कुल परी जैसी। पलक झपकते ही बाल दिवस का प्रदर्शन समाप्त हो गया। कक्षा के बच्चों ने अपने स्टूल को क्रम से कक्षा में वापस रख दिया और फिर अपने बैग घर ले गए। बाल दिवस के लिए एक दिन की छुट्टी। राजेश और मीरा शर्मा बच्चों को घर ले गए। कल आप कहाँ जाना चाहेंगे? बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। कुछ खेल के मैदान में जाना चाहते थे, कुछ देर सोना चाहते थे और कुछ तैरना चाहते थे। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, वापस आने के बाद इसकी योजना बनाते हैं। घर लौटने के बाद बच्चे अपना होमवर्क करने के लिए वापस चले गए। मीरा शर्मा ने विहू को विशेष रूप से निर्देश दिया, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो बस अभी से पूछ लो, ठीक है? मुझे पता है। राजेश खाना बना रहे थे जबकि मीरा शर्मा अपने द्वारा खींचे गए फोटो और वीडियो को फैमिली ग्रुप में भेज रही थीं। फिर गोताखोरों के एक समूह को उड़ा दिया गया। अरे, बचपन में मैं इस पर से कूदा था। क्या यह अब भी वहाँ है? जब मैं बच्चा था तो मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन अन्य कक्षाओं में ऐसा किया गया और इसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। मैं नहीं जानता कि यह पूरे देश को एकजुट करने में कैसे सक्षम रहा है और इतने वर्षों के बाद भी इतना लोकप्रिय क्यों बना हुआ है। राजेश कपूर द्वारा भोजन तैयार करने के बाद मीरा शर्मा ने बच्चों को नीचे जाकर खाना खाने के लिए कहा। रात के खाने के बाद रैम्बो को टहलने के लिए ले जाओ। परिवार समुदाय में घूम रहा था और चर्चा कर रहा था कि कल मनोरंजन के लिए कहाँ जाना चाहिए। चलो कल मनोरंजन पार्क चलते हैं। कहीं दूर जाना बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है और वहाँ जाने और वापस आने में ही पूरा दिन निकल जाता है। अंततः हम कल मनोरंजन पार्क जाने पर सहमत हो गए। नाश्ते के बाद हम वाधवा मनोरंजन पार्क की ओर चल पड़े। राजेश तो अवाक रह गया, वहाँ इतने सारे लोग थे। मीरा शर्मा ने धूप का चश्मा पहना और अपने हाथों से खुद को धूप से बचाया। हनी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। राजेश कपूर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ। बच्चे खुशी खुशी आए, लेकिन जब उन्होंने लंबी कतार देखी तो उनका उत्साह तुरंत गायब हो गया। आज धूप बहुत तेज है। जब तक उनकी बारी आएगी शायद दोपहर हो जाएगी। राजेश कपूर ने अपने होंठ भींचे और कहा, क्यों न हम कहीं और चलें। आखिरकार आज बाल दिवस है। पहले बच्चों को किंडरगार्टन में भेजा जाता था और लंबी छुट्टियां होती थीं। ये प्राथमिक विद्यालय की तरह नहीं है जो केवल एक दिन चलता है। बच्चों के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो कहीं और चलते हैं। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि प्रिया का फोन आ गया। हम वाटर पार्क में हैं, क्या आप आना चाहेंगे? मीरा शर्मा ने जल्दी से पूछा, क्या बहुत सारे लोग हैं? ज्यादा नहीं, अभी यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं। मैंने सुना है कि दोपहर में ज्यादा लोग आएंगे। अगर खेलना है तो जल्दी आ जाओ। ठीक है, हम अभी आते हैं। मुझे अपना स्थान बताओ। फोन रखते ही मीरा शर्मा बोली, क्यों न हम वाटर पार्क चलें? गौडमदर और भाई निशा राव वहीं हैं। बच्चे तुरंत सहमत हो गए। मैं बस अपना स्विम सूट लेने के लिए वापस चला गया। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो वहां वयस्कों के लिए एक खेल का मैदान है, उसके बगल में बच्चों के लिए एक खेल का मैदान है और वहां एक कृत्रिम सर्फ बोर्ड भी है। एनलन को 2 महीने में बच्चे को जन्म देना था। वह अपने बड़े पेट के साथ उथले पानी में बैठी निशा राव के साथ पानी की बंदूकों से खेल रही थी। अन की माँ उस पर नजर रख रही थी। प्रिया ने मीरा शर्मा की तरफ सीटी बजाई, अपनी भौहें उठाईं और पलकें झपकाईं। हाँ, बिल्कुल, इतने सालों बाद भी तुमने अपना ख्याल अच्छी तरह रखा है।
मीरा शर्मा शर्मा गई, मुझे मत छेड़ो। प्रिया ने आंखें घुमाईं। सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वजन गुब्बारे की तरह बढ़ गया है। मुझे जरा भी आत्मविश्वास नहीं रहा। मुझे सांत्वना यह मिली कि गर्भवती महिलाओं के मोटे होने में क्या बुराई है। मीरा शर्मा ने प्रिया को दिलासा देते हुए कहा, बच्चे को जन्म देने के बाद तुम ठीक हो जाओगी। प्रिया ने मीरा शर्मा के पीछे देखा और कहा, छी, अरे मीरा, तुम्हारा पति तो कमाल का है। बच्चा लगभग 7 साल का हो गया है और उसके अभी भी 8 पैक एब्स हैं। टीएस टीएस टीएस। मीरा शर्मा ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उनका फिगर वाकई अच्छा था। अब मैं राजेश के प्रति और अधिक आकर्षित होती जा रही हूँ। प्रिया ने घृणा भरी नजरों से अरुण कुमार की तरफ देखा। टस्क टस्क टस्क, अब अरुण कुमार को देखो, उसका पेट लगभग मेरे जितना बड़ा है। वे कहते हैं कि शादी के बाद पुरुष मोटे हो जाते हैं, लेकिन ये बकवास है। मीरा शर्मा ने प्रिया को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, तुम अभी भी गर्भवती हो, उत्साहित मत हो। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं बाद में अरुण कुमार के वर्कआउट की निगरानी करूंगी। अभी तो कुछ ही साल हुए हैं और उनके पेट में एक भी मांसपेशी नहीं बची है। मीरा शर्मा हंसते हुए बोली, पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कैसा होता था? प्रिया के चेहरे पर आक्रोश और भी गहरा गया। बेटा है। मीरा शर्मा हैरान थी, क्या डॉक्टर ने ऐसा कहा? प्रिया ने मीरा शर्मा की ओर देखा और कहा, 4 आयामी रंग अल्ट्रासाउंड, मैंने इसे देखा। यह इतना स्पष्ट है कि मेरे लिए इसे अनदेखा करना कठिन है। प्रिया बहुत उदास थी, मुझे एक बहू चाहिए। रिया जैसी प्यारी। बेटा होना बेकार है। एक बेटा भविष्य में उसकी बहू बनेगा। शादी होते ही वह अपनी माँ को भूल जाएगा। एक बहू इतनी परवाह कैसे कर सकती है? अपनी बात समाप्त करते ही प्रिया का चेहरा जम गया, जिससे मीरा शर्मा डर गईं। तुम्हारे साथ क्या गलत है? ये कुछ नहीं है, बस भ्रूण हिल रहा है। देखो, अगर तुम बोलते रहोगे तो तुम्हारा बेटा विरोध करेगा। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। राजेश और अरुण कुमार बच्चों को खेलने के लिए बाहर ले गए। मीरा शर्मा अस्थायी रूप से प्रिया के साथ रुकीं। राजेश कपूर ने प्रिया की ओर देखा और अरुण कुमार से फुसफुसा कर पूछा, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ था? अरुण कुमार असहाय दिखे, नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने बेटे के साथ गर्भवती हूँ और मैं उसे घृणा से देखती हूँ। उसे लगा कि बेटा पैदा करना मेरी गलती थी। वह हमेशा से एक बेटी चाहती थी। अब तो मैं उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं करती, मुझे डर है कि डांट पड़ेगी। नहीं, मैं अपनी भाभी से कहूंगी कि मुझे मना लें। मैं निर्दोष हूँ। राजेश कपूर को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। ठीक है, समय आने पर मीरा को बता दूंगा। दोनों अपने बच्चों को खेलने के लिए बच्चों के क्षेत्र में ले गए। कृत्रिम सफिंग को देखने वाला हर व्यक्ति इसे आजमाना चाहता है। अरुण कुमार ने निशा की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत छोटा है। मैं थोड़ी देर उसके पीछे खड़ा रहूंगा। चारों बच्चे तैर सकते हैं, इसलिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अलार्म बजता है और सफिंग की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। राजेश कपूर ने बच्चों से कहा, आओ हाथ पकड़ें, सफिंग जल्द ही होगी, डरो मत। निशा राव और अरुण कुमार, पिता और पुत्र, अभी भी सबसे बाहरी घेरे में हैं। काटना। बच्चे और राजेश कृत्रिम सफिंग के आगमन को लेकर बहुत उत्साहित हैं। एक लहर आई और 6 लोग पानी में गिर गए। सभी बच्चों ने चश्मा पहना हुआ था। इसी समय एक खूबसूरत महिला चीखी और राजेश कपूर ने उसे उठा लिया। खैर, उसने वाटरप्रूफ मेकअप लगाया हुआ है, वह बहुत पतली है और वह ठीक दिख रही है। महिला ने चेहरे पर हैरानी के भाव से राजेश कपूर की तरफ देखा। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि उसकी मदद के लिए आया आदमी इतना खूबसूरत होगा। वह थोड़ी उलझन में थी। धन्यवाद, मैं तैर नहीं सकता, राजेश कपूर ने जवाब दिया। आपका स्वागत है। महिला ने मौके का फायदा उठाते हुए बाहर निकल जाने का फैसला किया और हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर राजेश कपूर की ओर देखने लगी। सफिंग की दूसरी लहर आ रही है और राजेश 4 खजानों के साथ इंतजार कर रहा है। ये कृत्रिम सफिंग हर 20 मिनट में एक बार ही शुरू की जाएगी। कुछ देर खेलने के बाद राजेश कपूर बच्चों को थोड़ी देर आराम करने के लिए ले गए। पिताजी, मैं चूसना चाहता हूँ। पिताजी, मैं भी यह करना चाहता हूँ। राजेश कपूर उन्हें बाथरूम में ले गए। पापा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ। चारों खजानों ने एक स्वर में कहा, ठीक है। एक खूबसूरत महिला बगल वाले सुपरमार्केट से आए। हाय। राजेश कपूर ने पलटकर सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखा। हेलो।
सुंदरी ने पानी की एक बोतल खरीदी और कहा, यह मेरी ओर से धन्यवाद उपहार है। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, बस एक छोटी सी मदद है, आप इस पानी को पीने के लिए रख सकते हैं। सुंदरी ने होंठ भींच लिए, तुम्हें ये पसंद नहीं? तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? मैं तुम्हारे लिए ये खरीद दूंगी। राजेश कपूर उसकी आंखों और शरीर के हाव भाव से समझ गए कि सुंदरता का क्या मतलब है। अभी तक यह एक विनम्र इनकार था, लेकिन अब इसे बहुत गंभीर इनकार कहा जा सकता है। माफ कीजिए, मैं पानी नहीं पीता। उस खूबसूरत महिला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। एक अन्य युवक उसके पास खड़ा हुआ और बोला, सुंदर लड़की, क्या मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ? सुंदरी ने दूसरे व्यक्ति को घूरते हुए कहा, कौन चाहता है कि आप इसे खरीदें? इतने में तनु और रिया अंदर से बाहर आ गईं। राजेश कपूर ने उनके सिर पर जूड़ा ठीक किया और पूछा, क्या आपने हाथ धोए हैं? रिया ने सिर हिलाया, हाँ। देखो पापा, मेरे हाथ जुरीदार हो गए हैं। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, ये सामान्य बात है, हम इतने लंबे समय से पानी में हैं। थोड़ी देर बाद दो लड़के अवि और विहू आए। विहू ने राजेश कपूर को नीचे बैठने का इशारा किया और फुसफुसाया, पिताजी, मैंने उन्हें देखा। राजेश कपूर के चेहरे पर थोड़ी उलझन थी, ये तो सामान्य बात है, बड़े होकर तुम भी ऐसा ही करोगे। विहू ने कहा, ओह। बच्चों ने सुपरमार्केट देखा और सॉसेज खाने और पेय पदार्थ पीने की इच्छा व्यक्त की। आमतौर पर यही एकमात्र समय है जब मैं इन्हें खा सकता हूँ। वह सुंदर महिला तब अचंभित रह गई जब उसने देखा कि बच्चे एक एक करके पापा पुकार रहे हैं। क्या वे सब आपके बच्चे हैं? तनु ने पूछा। हाँ, कोई दिक्कत है क्या? सुंदरता गूंगी है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और उनमें से प्रत्येक बहुत उत्कृष्ट है तथा उनका रूप रंग बहुत ऊंचा है। ये कितने दुख की बात है कि ऐसा आदमी विवाहित है। राजेश बच्चों को वापस ले गया और मीरा शर्मा के लिए आइसक्रीम लाया। मैं निशा राव के लिए ग्रिल्ड सॉसेज लाया और अरुण कुमार और अन्यू पानी लाए। मीरा शर्मा ने आइसक्रीम ली और कहा, धन्यवाद। तनु ने मीरा शर्मा के पास बैठकर कहा, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मीरा शर्मा ने आइसक्रीम का एक टुकड़ा लिया और पूछा, क्या हो रहा है? अभी अभी मैंने एक आंटी को देखा, वह बिना नजरें हटाए पापा को घूर रही थीं। मीरा शर्मा हैरान थी, सच में? उसे इस बात पर बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि राजेश लोकप्रिय था। आश्चर्य की बात है कि तनु को ये बात समझ आ गई। पहली कक्षा में प्रवेश करने के बाद बच्चे स्वाभाविक रूप से अधिक समझने लगते हैं। माँ, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं किसी को भी पिताजी को ले जाने नहीं दूंगा। मीरा शर्मा को फिर आश्चर्य हुआ, आपके पिता हमसे और इस परिवार से बहुत प्यार करते हैं और हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हें अपने पिता को ले जाने के लिए किसने कहा? तनु ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, हमारी एक सहपाठी ने बताया कि उसके पिता का अपहरण हो गया है और अब उसके पिता उसे नहीं चाहते। मीरा शर्मा ने एक पल सोचा और कहा, तनु, हमें पिताजी पर भरोसा करना होगा। वह उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। वह तुमसे बहुत प्यार करता है और वह माँ से भी बहुत प्यार करता है। तनु ने एक पल सोचा और पूछा, लेकिन अगर आज आंटी बहुत सुंदर हो गईं, माँ से भी ज्यादा सुंदर, तो क्या पापा को नहीं ले जाया जाएगा? मीरा शर्मा ने बहुत आत्मविश्वास से कहा, नहीं, इस दुनिया में बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। तुम अभी छोटे हो और कुछ बातें तुम्हें समझ में नहीं आती। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तनु ने राजेश कपूर की ओर सोच विचार कर देखा। माँ, हालांकि मैं पिताजी पर विश्वास करती हूँ, फिर भी मुझे इस परिवार की रक्षा भी करनी है। मीरा शर्मा ने बड़ी राहत के साथ कहा, वाह, हमारा दूसरा बच्चा बड़ा हो गया है और समझदार हो गया है। राजेश पास आया और पूछा, आप क्या बात कर रहे हैं? माँ और बेटी एक साथ हंस पड़े। रहस्य मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। राजेश कपूर ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। अफसोस की बात है कि बच्चों के बड़े होने पर उनके अपने छोटे छोटे रहस्य होना सामान्य बात है। अब से घर की दोनों छोटी राजकुमारियां मेरे साथ इतनी खुली नहीं रहेंगी। इसके बारे में सोचकर मुझे अभी भी थोड़ा दुख होता है। कुछ ही देर बाद मीरा शर्मा ने देखा कि एक खूबसूरत महिला उनकी ओर देख रही है। जब उसकी नज़रें उससे मिली तो उसने तुरंत नज़रें फेर लीं। मीरा शर्मा तनु पास आए और बोली, माँ, ये वही है। सो है, अब मुझे इसका कारण पता है। बच्चे को जन्म देने के बाद मीरा शर्मा ने भी अपना वजन कम करने की कोशिश की।
अपने फिगर को बनाए रखने के लिए उन्होंने राजेश से अपने लिए स्लिमिंग मील्स भी बनवाने को कहा। बच्चा लगभग 7 साल का है और हर तरह से परिपूर्ण है। लौटने के राजेश और मीरा शर्मा बच्चों को नहलाने ले गए। वहां के बाथरूम में कीटाणुनाशक की गंध सचमुच बहुत तेज है। नहाने के बाद राजेश ने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें भूख लगी है और क्या वे आधी रात का नाश्ता करना चाहेंगे। अभी तो केवल 8:30 बजे हैं और बच्चे खाना चाहते हैं। राजेश कपूर ने इस बारे में सोचा और बच्चों के लिए हलवा और रोटी बनाई। ठीक है, कल से क्लास शुरू हो रही है। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? उसे देख लो और अपना बैग पैक कर लो। कुछ भी पीछे मत छोड़ना। बच्चों ने एक एक करके अपने स्कूल बैग की जांच की और पाया कि सब कुछ तैयार था। तो फिर सो जाओ। शुभ रात्रि। बच्चों को एक एक करके शुभ रात्रि कहने के बाद मीरा शर्मा और राजेश कपूर बेडरूम में लौट आए। प्रिय, चारों बच्चों के स्कूल बैग बहुत भारी हैं। चलो उनके लिए ट्रॉली बैग खरीदते हैं। मैं तो अभी पहली कक्षा में पढ़ता हूँ, फिर भी मेरा स्कूल बैग इतना भारी क्यों लगता है? पाठ्य पुस्तकों की बात तो छोड़ ही दीजिए। राजेश कपूर उनके लिए पानी के कप तैयार करते थे और उनमें प्रतिदिन एक सेब, नाशपाती या केला डालते थे। पसीने से तर तौलिए वगैरह भी हैं। मीरा शर्मा ने पिछली बार उन्हें देखा था और वे वाकई भारी थे। मेरा घर स्कूल के नज़दीक है और पैदल चलने पर ही पहुंचा जा सकता है। जब तक समय न हो, राजेश आमतौर पर बच्चों को सैर पर ले जाता है। ताज़ी हवा में सांस लें, व्यायाम करें और भोजन पचाने में मदद करें। राजेश कपूर भी इस समस्या के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, कल बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं दुकान जाऊंगा। लेटने के बाद मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, पतिदेव, क्या आप जानना चाहते हैं कि आज मैंने तनु से क्या बात की? राजेश कपूर ने सोचा और थोड़ा अनुमान लगाया, उन्होंने किस बारे में बात की? मीरा शर्मा ने उसके हाव भाव देखे और कुछ अंदाज़ा लगाया। बताओ, तुम्हें क्या लगता है हम किस बारे में बात कर रहे थे? राजेश कपूर ने आज उस सुंदरी के बारे में बात की। क्या उसने आपको इसके बारे में बताया? ओह, मेरे पति कितने होशियार हैं। उन्होंने पहली ही कोशिश में सही अनुमान लगा लिया। लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मीरा शर्मा का वर्णन सुनने के बाद राजेश कपूर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। तनु डिप्टी मॉनिटर बनने के बाद से अधिक जिम्मेदार और समझदार हो गया है। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। कहते हैं कि बच्चे का मूल परिवार उनके लिए बहुत मायने रखता है। ये सच है। फिर उन्होंने राजेश कपूर को धक्का दिया और कहा, आपको बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए और उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। राजेश कपूर सीधे बैठ गए और मीरा शर्मा की ओर देखने लगे। पत्नी, आपने जो कहा उसके पीछे कुछ तो बात है। मीरा शर्मा ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, मैंने जो कहा वह सच है। आखिरकार कोई भी हमेशा 18 साल का नहीं होता, लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो 18 साल के होते हैं। आज इतनी सारी सुंदरियां हैं, मैं उनसे तुलना नहीं कर सकता। राजेश कपूर ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, पत्नी, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई। क्या वे आपकी बराबरी कर सकते हैं? मीरा शर्मा मन ही मन खुश थीं, लेकिन उन्होंने यह बात कह दी। वे कहते हैं कि शादी 3 साल का दर्द और 7 साल की खुजली है। हमारी आखिरी मुलाकात को लगभग 7 साल हो गए हैं। शायद तुम मुझसे थक गए हो। महिलाएं आमतौर पर ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और उन्हें अपने पति से यह आत्मविश्वास हासिल करने की ज़रूरत होती है। दूसरा कारण यह है कि मैं अपने पति से कुछ अच्छा सुनना चाहती हूं और उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया पाना चाहती हूं। राजेश ने कुछ नहीं कहा, उसके कर्म स्वयं बोल रहे थे। पलक झपकते ही सेमेस्टर का अंत आ गया। जुलाई में अंतिम परीक्षाएं शुरू होंगी। इस बार चौथे बच्चे को छोड़कर, जिसने चीनी भाषा में 95 अंक और गणित में 98 अंक प्राप्त किए, अन्य सभी बच्चों ने दोनों विषयों में 100 अंक प्राप्त किए। जिनका स्कोर 90 से 100 के बीच होगा, उन्हें होमवर्क दिया जाएगा। इन बातों का विहू के आशावादी व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ा और वह अब भी खुश था। राजेश और मीरा शर्मा दोनों को लगा कि यह एक छोटी सी बात है, क्योंकि बच्चे का अंक ही सब कुछ नहीं है। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और रिया को एक प्रस्तुति देनी है, इस बार सिडनी ओपेरा हाउस में। इसका आयोजन अगस्त के मध्य में हुआ और रिया ने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एकल प्रदर्शन किया। इस बार वायलिन और पियानो दोनों के लिए प्रदर्शन है। इसलिए गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत में मीरा शर्मा अगले प्रदर्शन की तैयारी के लिए रिया को चेन्नई ले गईं। अवी और विहू ब्लैक बेल्ट परीक्षा देने जा रहे हैं।
इसलिए तैयारी और बहुत अभ्यास की भी आवश्यकता है। इस तरह राजेश तनु के साथ रहने लगा। इस गर्मी की छुट्टियों के दौरान उसका उपकरण बने और कई नए उत्पाद डिज़ाइन करें। मेरा दूसरा बच्चा कुछ महीनों से SP से पेंटिंग सीख रहा है। रंग मिलान और आभूषण डिज़ाइन में एक नई समझ और प्रगति हुई है। ग्रीष्मकालीन हार, कंगन, हेयरपिन आदि। ग्राहक उसकी तीव्र प्रगति और अभूतपूर्व परिवर्तन भी देख सकते हैं। राजेश कपूर की योजना। यदि आपको मौका मिले तो अपने दूसरे बच्चे को आभूषण प्रदर्शनी में ले जाएं, इससे उसके ज्ञान का विस्तार होगा और उसे अधिक अनुभव प्राप्त होगा। इस बार तनु की रंग योजना लाल और हरे रंग की है और उपयोग की गई सभी सामग्रियां स्क्रैप हैं। राजेश कपूर ने मोतियों को एक एक करके चमकाया और तनु ने उन्हें धागे में पिरोया। मैंने कुल 5 सीखें बनाई, एक रिया को दे दी और बाकी बेच दी। वयस्क भी उसके द्वारा बनाए गए झुमके खरीदते हैं और दुकान में हर महीने 5 या 6 नए झुमके जुड़ जाते हैं। ग्राहक सेवा का उत्तर हमेशा यही होता है, क्षमा करें, डिजाइनर अभी अध्ययन कर रहे हैं और समय मिलने पर वे नए डिज़ाइन तैयार करेंगे। इस समय अंतिम परीक्षाएं जल्द ही आनी चाहिए। चिंता न करें, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। यदि आप बहुत अधीर हैं तो कृपया किसी अन्य स्टोर पर जाएं। धन्यवाद। जुलाई के मध्य में प्रिया ने बिना किसी चेतावनी के समय से पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया। अभी भी आधी रात है। अगले दिन राजेश कपूर को अरुण कुमार का फोन आया और उन्हें इस मामले की जानकारी मिली। आधी रात को अचानक प्रिया को दौरा पड़ा और पूरा परिवार सदमे में आ गया। उसे अस्पताल भेजा गया और आधे घंटे की पीड़ा के बाद उसने बच्चे को जन्म दिया। मेरे बेटे का वजन 5.2 जिन 15.2 किलोग्राम है, इसलिए उसे इंक्यूबेटर में रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एन की मां चिंतित थी और उसने बच्चे को कुछ दिनों तक इंक्यूबेटर में रहने देने पर जोर दिया ताकि वह राहत महसूस कर सके। क्या डॉक्टर ने समय से पहले जन्म के कारण के बारे में कुछ बताया? नहीं, सब ठीक था। मैं हमेशा की तरह ही खाना खा रही थी। बस अचानक मुझे बच्चे होने लगे। डॉक्टर को अभी तक कारण का पता नहीं चला है, लेकिन मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। प्रसूता सरला यादव अब भी पहले जैसी ही हैं और अस्पताल की देखभाल अब अरुण कुमार और प्रसूता सरला यादव द्वारा की जाती है। मां एन अपने साथ छोटी निशा राव को भी ले आईं। अभी मत आना, जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते तब तक रुको, फिर तुम बच्चों को यहां ला सकते हो। अस्पताल में कीटाणुनाशक की गंध फैली रहती है, इसलिए बच्चों को इससे दूर रखना ही बेहतर है। मीरा शर्मा ने ये जानकर राहत की सांस ली। ये नियत तारीख से लगभग आधा महीना पहले है, इसलिए बुरा नहीं है। 1 सप्ताह बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राजेश कपूर चारों खजानों को प्रिया के घर ले आए। प्रिया उदास महसूस कर रही थी। बच्चे के जन्म के बाद एकांतवास में रहना बहुत असहज था। बहुत दर्द हो रहा था। इसके अलावा शरारती छोटी निशा राव हमेशा घर में बाधा डालती थी, जिससे वह चिंतित रहती थी। चारों बच्चे और राजेश पालने के चारों ओर इकट्ठे हो गए और अंदर बच्चे को देखने लगे। तनु ने धीमी आवाज में पूछा, पापा, भाई है या बहन? छोटा भाई। तनु थोड़ी निराश हुई, भैया, काश मेरी भी कोई बहन होती। विहू ने खुश होकर कहा, मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा है। हम उसे भविष्य में खेलने के लिए बाहर ले जा सकते हैं। रिया ने पूछा, चलो अपने छोटे भाई को कोई उपनाम देते हैं। जब नामकरण की बात आती है तो विहू काफी रचनात्मक है। चलो इन्हें प्रिया कहते हैं। बड़े भाई का नाम निशा है और छोटे भाई का नाम प्रिया है। इसमें फल और सब्जियां दोनों हैं। सभी बच्चे इस बात पर सहमत थे, यहाँ तक कि उनकी बड़ी भाई निशा राव ने भी कहा कि यह नाम बहुत अच्छा है। निशा राव तुरंत प्रिया को खुशखबरी सुनाने दौड़ी। माँ, प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? हमने अपने छोटे भाई को एक उपनाम दिया है। बताओ वह क्या है? प्रिया के दिल में अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या नाम है? निशा राव मुस्कुराए, अंदाजा लगाओ। प्रिया बकवास करने लगी और जितना ज्यादा वह बोलता गया, बात उतनी ही बेतुकी होती गई। टैंक, प्लेन, रॉकेट, अल्ट्रामैन, ट्रांसफॉर्मर्स। निशा राव ने आश्चर्य से प्रिया की ओर देखा, मानो कह रही हो, आह, तो आपका ऐसा नाम हो सकता है। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ है न? तो बताओ, तुमने क्या चुना? ईमानदारी से कहूँ तो उपनाम बच्चों के पिता द्वारा दिए जाते हैं और मेरा खुद का कोई अच्छा नाम नहीं है। लेकिन बच्चों ने इसे अपना लिया और यदि नाम अच्छा है तो ठीक है। हम उसे प्रिया कहते हैं। प्रिया ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
प्रिया, क्या मतलब है तुम्हारा? माँ ने अपनी बेटी को ठंडक पहुंचाने के लिए पंखा चलाया। क्या ये वही है जो किराने का सामान खरीदता है? निशा राव ने खुशी खुशी अपनी दादी की तारीफ की। दादी, आप बहुत होशियार हैं। आपने तुरंत अनुमान लगा लिया। आप तो माँ से भी बेहतर हैं। अन की माँ ने कहा। ओह, क्या ये सच है? प्रिया के होंठ हल्के से फड़क उठे। किसने चुना? इतना प्रतिभाशाली है। भाई विहू, हमारे घर आओ ताकि हम फल और सब्जियां खा सकें। अपने बेटे के मासूम चेहरे को देखकर प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, वाह, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। अब हमें खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। निशा राव ने आह भरते हुए अरुण कुमार को खबर सुनाई। जैसे ही उसका पोता चला गया, अन की मां मुस्कुराई और बोली, यह एक अच्छा नाम है। वे उनसे बेहतर हैं जिन्हें आपने अभी उठाया है। प्रिया ने आह भरते हुए कहा। बस। जब अन की मां ने अपनी बेटी को जन्म देते देखा तो वह बहुत दुखी हुई। तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें नाराज तो नहीं किया? प्रिया को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। माँ, मुझे एक बेटी चाहिए, मुझे दो बेटे नहीं चाहिए। जब मेरी शादी हो जाएगी तो सब कुछ मेरी बहू का होगा और मेरी बेटी ही वह होगी जिसे मुझ पर तरस आएगा। अन की माँ हंसी और डांटते हुए बोली, तुम्हारी बेटी को मुझ पर तरस आता है? जरूरी नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझ पर तरस आता है। किसने कहा? मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा याद आती है। पहले मुझे नहीं पता था कि माँ बनना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अब जब मैं माँ हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। यही कारण है कि बेटियां माँ बनने के बाद अपनी माँ के ज्यादा करीब हो जाती हैं। अन की माँ जानती थी कि प्रिया को उसकी बेटी की याद आती है। जब से वह अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती हुई है, वह हर दिन इसका बेसब्री से इंतजार करती है। लोग कहते हैं कि खट्टा खाने से लड़का होता है, मसालेदार खाने से लड़की, और उसे मसालेदार खाना पसंद है। उन्होंने खुशी खुशी यह भी कहा कि उनके बच्चे अब चीनी अक्षर अच्छा बना रहे हैं। मैं कुछ महीनों तक खुश थी, कुछ महीनों तक खूबसूरत सपने देखे और फिर सब टूट गए। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता नहीं है, आजकल बहुत से लोग बेटों को जन्म दे रहे हैं। मैंने दो बच्चों को जन्म दिया। श्री कपूर के सभी भाइयों के बेटे थे, लेकिन श्री कपूर अकेले ऐसे थे जिनकी दो बेटियां थीं। निशा राव और कैकेयी जब इतनी प्रतिस्पर्धा में हैं तो वे पत्नी कैसे ढूंढेंगे? जब वह इस बारे में बात करती है तो वह चिंतित हो जाती है। अब लिंगानुपात बहुत असंतुलित हो गया है और उसने दो बेटों को जन्म दिया है। उसे कितना दहेज तैयार करना होगा? यहाँ तक कि अन की माँ भी खुश थी। अभी तो शुरुआत करना भी बहुत जल्दी है। जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम इस पर विचार करेंगे। हो सकता है कि आपका बेटा सक्षम हो और आपको उसकी शादी की चिंता करने की जरूरत न हो। प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, अगर उनमें झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? प्रिया जितना अधिक इसके बारे में सोचती, वह उतना ही अधिक उलझन में पड़ जाती। अपनी बेटी की गहरी चिंता को देखकर आन की मां ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, उस समय तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारी शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। अंततः बेहतर यही है कि प्रकृति को अपना काम करने दिया जाए। समय आने पर हम इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। आप अभी से ही अपने दो छोटे बच्चों के बारे में चिंतित हैं और निश्चित रूप से आप हमेशा उनके बारे में चिंतित रहेंगे। प्रिया ने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन वह अपनी चिंता पर काबू नहीं रख सकी। विशेषकर दूसरा बच्चा ये पूछने आया कि क्या वह थका हुआ है या दर्द में है। प्रिया को और भी अधिक अफसोस हुआ। माँ, मैं एक बेटी चाहती हूँ। आपको क्या लगता है मुझे फिर से क्या प्रयास करना चाहिए? अगर मेरी अगली संतान बेटी हुई तो क्या होगा? अन की माँ, उसने गहरी सांस ली और कहा, कोई जल्दी नहीं है। चलो एक एक कदम उठाते हैं। शाम को राजेश कपूर बच्चों को घर वापस ले गए। निशा राव जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन खुशकिस्मती से उनका छोटा भाई उनके साथ था। शाम को दोनों सबसे अच्छी सहेलियों ने बातचीत की और प्रिया ने तीसरा बच्चा पैदा करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पहले मैं बेटा पाने के लिए पूरी कोशिश करती थी, अब मैं बेटी पाने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ। अफसोस, ये हम महिलाओं के लिए सचमुच कठिन है। मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जतिन कपूर को जानते हैं ना? लगातार दो बेटों के बाद वह एक बेटी की चाहत में जी जान से जुटे हैं। हाँ, ये सच है कि बच्चे पैदा करना चिंताओं से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है। चलो, तुम लोग एक छोटी सी सूती गद्देदार जैकेट को जन्म देने की पूरी कोशिश करो। हाँ। प्रिया, अरे, दबाव बहुत ज्यादा है।
मीरा शर्मा ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, बेटे की परवरिश भी अच्छी होती है। देखो, राजेश अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। हमारे 3 बेटे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, है ना? अवि और विहू ज्यादा चिंता का कारण नहीं हैं। निशा राव अब बड़ा भाई है, वह अधिक समझदार होगा। काफी देर तक बातचीत करने के बाद प्रिया का बेचैन मन थोड़ा शांत हुआ। प्रिया को घर आए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है और वह सचमुच एक शांत और अच्छा व्यवहार करने वाली बच्ची है, निशा राव जितनी शोरगुल वाली नहीं। प्रिया को सबसे ज्यादा चिंता पेट दर्द की है। निशा राव को उस समय बहुत तकलीफ हुई थी और उन्हें चिंता थी कि कैकेयी को भी पेट दर्द हो जाएगा। सौभाग्य से हमारे पास राजेश है, अगर कोई समस्या होगी भी तो हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे। पलक झपकते ही अगस्त आ गया। अवि और विहू ने अपनी ब्लैक बेल्ट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और राजेश उन्हें और तनु को सिडनी में रिया के संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चेन्नई वापस ले आया। यदि यह प्रदर्शन सफल रहा तो मैं अवश्य साक्षात्कार दूंगी। 3 रत्नों के माता पिता होने के नाते उन्हें भी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें भी तैयारी करनी होगी। जाने से पहले राजेश बच्चों को अपने 2 छोटे भाइयों निशा राव और कैकेयी को अलविदा कहने ले गए। इस बार मैं संभवतः सितंबर में स्कूल शुरू होने तक वापस नहीं आ पाऊंगा। प्रिया अभी भी वहां क्यों लेटी है? रसोई घर में राजेश कपूर उनकी मां को खाना बनाने में मदद कर रहे थे। कल सुबह मेरी उड़ान है, इसलिए मैं आज दोपहर का भोजन करूंगा और चला जाऊंगा। मां ने थोड़ा सा मुंह बनाया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थीं जो राजेश कपूर जैसे वयस्क व्यक्ति से कहना उचित नहीं था। उसने समय से पहले बच्चे को जन्म दिया और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह दवा ले रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। डॉक्टर ने उसे कुछ देर लेटकर आराम करने और बाद में फॉलो-अप चेकअप के लिए अस्पताल जाने को कहा। ये देखकर कि उनकी मां इतनी रहस्यमयी बातें बोल रही थी, राजेश कपूर को मोटे तौर पर समझ आ गया। अरुण कुमार दोपहर को लंच के लिए वापस आते हैं। चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, वे दोपहर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए समय निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। विशेषकर इस दौरान प्रिया का मूड खराब था। राजेश को अरुण कुमार से स्थिति के बारे में पूछने का मौका मिला। ये सब महिलाओं की यौन समस्याएं थीं। जब मैंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया तो मुझे ज्यादा दर्द नहीं हुआ, लेकिन समय से पहले जन्म के कारण कई तरह के परिणाम सामने आते हैं। अपने बेटे को स्तनपान कराने के लिए प्रिया कोई दवा नहीं ले सकती थी, न ही कोई इंजेक्शन ले सकती थी, केवल मलहम का ही उपयोग कर सकती थी। ये बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसमें सबसे धीमी गति से लगभग आधा वर्ष और सबसे तेज गति से 2 से 3 महीने का समय लगेगा। रात के खाने के बाद प्रिया अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए लेट गई और फिर बच्चे को प्रसूता सरला यादव को सौंप दिया। अब जब भी वह खड़ी होती है, उसकी कमर में दर्द होता है और पेट के निचले हिस्से में कंपन होता है। वह दवा या इंजेक्शन नहीं ले सकती, इसलिए उसे थोड़ा दर्द सहना पड़ता है। प्रिया के बच्चे को दूध पिलाने के बाद राजेश कपूर अरुण कुमार को कमरे में ले आए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी नब्ज देखूं? राजेश कपूर ने पूछा। प्रिया हैरान हुई। क्यों, आप बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। बोलते हुए उसने अपनी कलाई दिखाई। देखो, उस समय राजेश ने निशा राव के पेट दर्द को आसानी से ठीक कर दिया था, जो कई महीनों से चल रहा था। शायद वह अपना इलाज भी कर सके। प्रिया ने कोशिश करने का रवैया अपनाया और राजेश कपूर के हाव भाव पर विचार किया। राजेश कपूर ने जो कहा वह डॉक्टर के कहे से मिलता जुलता था। लेकिन मैं आपके लिए कुछ चीनी दवा लिखूंगा और एक्यूपंक्चर भी दूंगा और आप ठीक हो जाएंगे। चीनी दवा लेने के 2 घंटे के भीतर आप स्तनपान नहीं करा सकते। इन दवाओं से रक्त और रक्त ठहराव दूर होता है और अधिक स्तनपान कराना शिशु के लिए अच्छा नहीं है। स्तनपान की दिनचर्या में निपुणता प्राप्त करें ताकि दवा लेने और स्तनपान कराने के बीच कोई टकराव न हो। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये सच है? तुम मजाक कर रहे हो? राजेश कपूर के चेहरे पर मजाक का जरा भी भाव नहीं था। आप मुझ पर विश्वास न करने का फैसला कर सकते हैं, मेरी कोई राय नहीं है। प्रिया ने अरुण कुमार की ओर देखा। अरुण कुमार राजेश पर भरोसा करता है। इतने सालों के रिश्ते के बाद भी उसे कैसे नहीं पता कि राजेश कैसा इंसान है। प्रिया ने अपने होंठ भींचे और कहा, ठीक है। फिर उन्होंने मजाक में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजेश अपनी असली पहचान छिपाएगा। अगला चरण है एक्यूपंक्चर। प्रिया ने गहरी सांस ली। बॉस लिन, आप सच में ऐसा चाहते हैं?
राजेश कपूर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अरुण कुमार से प्रिया के कपड़े ठीक करने को कहा। इससे ज़्यादा दर्द नहीं होगा, इंजेक्शन के बाद बस शौचालय चले जाओ। राजेश कपूर ने प्रिया का 1 घंटे तक इलाज किया और उसे जो हल्का दर्द महसूस हो रहा था वह और भी तीव्र होता गया। राजेश कपूर ने शांति से कहा, बस सहन करो, शौचालय जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक्यूपंक्चर के बाद राजेश कपूर वाधवत बाहर। प्रिया ने तुरंत अरुण कुमार से शौचालय जाने में मदद मांगी। प्रिया ने शौचालय की ओर देखा और उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी कमर की रीढ़ और पेट के निचले हिस्से की तकलीफ दूर हो गई है। अरुण कुमार ने पूछा, क्या हुआ? प्रिया हंसी, ये काम कर रहा है। जाओ मिस्टर कपूर से कहो कि मेरे लिए कोई दवा लाएं। मुझे जल्दी से अपनी फिटनेस वापस चाहिए ताकि मैं अपना प्रसव पूरा कर सकूं। राजेश कपूर ने पहले ही दवा लिख दी थी और वधावत को स्वयं दवा लाने को कहा गया। बच्चे घर पर ही रहे। अन की मां आए और पूछा, तुम अभी कमरे में क्या चर्चा कर रहे थे? हमने किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की, निदेशक लिन ने ही मेरा इलाज किया। अन की मां हंसी, डॉक्टर को दिखाओ। वह डॉक्टर को दिखा सकता है? हाँ, क्या ये वही नहीं था जिसने पहले निशा राव का पेट दर्द ठीक किया था? और अभी अभी उसने मुझे कुछ इंजेक्शन दिए और असर बहुत अच्छा हुआ। ये सुनकर अन की मां खुश हो गईं। इसे बाहर निकालना अच्छा है, ये सब जहरीले पदार्थ हैं। प्रसव के बाद से तुम कमज़ोर हो गई हो और कौन जाने आगे चलकर तुम्हें कौन सी बीमारी हो जाए। प्रिया का मूड अचानक बहुत खुश हो गया। वाह, दवा लेने और धीरे धीरे ठीक होने के बाद ये घटिया चीज़ें अब मेरे मूड को प्रभावित नहीं करेंगी। राजेश कपूर वाधवत ने कई दवा दुकानों में जाकर प्रिया के लिए 3 दवाइयाँ लीं। वह अगस्त के अंत में प्रिया के वापस आने का इंतज़ार करेंगे ताकि देख सकें कि स्थिति कैसी है। अन की मां को समझ नहीं आ रहा था कि राजेश को कैसे धन्यवाद दें। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों बच्चे मिस्टर कपूर को अपना गॉडफादर पहचान लें। हा, बात यहीं तक आती है। कृतज्ञता के कुछ शब्द बोलने पर फीके और शक्तिहीन लगते हैं। अगले दिन राजेश कपूर बच्चों को लेकर चेन्नई के लिए रवाना हो गए। चेन्नई में उनका अपना घर है और मीरा शर्मा और रिया अपनी मां के घर में रहती थीं। अब जब राजेश कपूर और अन्य लोग आ गए हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्हें वापस जाकर रहना होगा। यहाँ आपको जो भी चाहिए वह सब कुछ है, जिसमें रिया के संगीत वाद्य यंत्र, तनु की कार्यशाला और एक ताइक्वांडो कमरा शामिल है। अब सभी बच्चों के पास करने के लिए अपने अपने काम हैं। माता पिता के रूप में हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को पर्याप्त पोषण मिले और जब उन्हें इसकी आवश्यकता हो तो वे वहाँ मौजूद रहें। राजेश अब बच्चों के लिए विभिन्न तरीकों से खाना बनाता है और कभी कभी तनु का सहायक भी बन जाता है। चूंकि तनु बाहर नहीं जाती, इसलिए मीरा शर्मा तनु और रिया की देखभाल के लिए घर पर ही रहती है। राजेश अवि और विहू को खेलने के लिए बाहर ले जाता है। क्या खेलें? जहां भी मज़ा हो, मौसम अच्छा हो, वहां चले जाओ। अफसोस, चेन्नई जैसे बड़े शहर में राजेश कपूर को कभी उम्मीद नहीं थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसे वह जानते थे। कौन? लोहित भसीन अपनी बेटी को खेलने के लिए बाहर ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी बेटी 4 खजानों से कुछ साल छोटी है। 2 साल का राजेश बच्चों को नदी के किनारे पतंग उड़ाने के लिए ले गया और लोहित भसीन और उसकी बेटी को नज़रअंदाज कर दिया। अवि की पतंग सबसे ऊंची उड़ी, उसके बाद विहू की। राजेश कपूर की पतंग टूट चुकी थी और वह अकेले ही मौज मस्ती कर रहे थे। बच्चों के लिए पतंग उड़ाने का ये पहला मौका था और वे मूल रूप से बाहर घूमने जाना चाहते थे। नदी के किनारे पतंग बेचने वाले लोग थे, इसलिए हमने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। छोटी बच्ची की पतंग राजेश कपूर की तरफ आ गिरी और वह इतनी तेज भागी कि गिर पड़ी। यदि कोई छोटा बच्चा गिर जाए तो कोई भी उसकी मदद कर सकता है। राजेश कपूर ने बच्चे को उठाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? छोटी लड़की ने अपना सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद अंकल, सब ठीक है। लोहित भसीन आए और राजेश के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद। अब लोहित भसीन अपनी बेटी के साथ रहने चले गए हैं और एकल पिता बनने के बाद से वे नए रिश्ते बना रहे हैं। राजेश कपूर ने ये सब प्रिया से सीखा। तलाक लेने के लिए लोहित भसीन ने दिया कुरैशी द्वारा अपने माता पिता के लिए खरीदे गए 2 मकान और दुकान भी दिया को बेच दी। बाद में दिया कुरैशी ने चेन्नई छोड़ दिया और कथित तौर पर एक अमीर आदमी को ढूंढ लिया, लेकिन फिर लोहित भसीन से लड़ने के लिए वापस आ गई। मैं लोहित भसीन के साथ और अधिक पैसा साझा करना चाहता हूँ।
लेकिन वह किसी और का पारिवारिक मामला था, इसलिए राजेश ने सिर्फ सुना और आगे बढ़ गया। आपका स्वागत है, लोहित भसीन ने हिचकिचाते हुए कहा। आपका ईमेल पता क्या है? मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। राजेश कपूर ने लोहित भसीन की ओर आश्चर्य से देखा। यह मेरे और दिया कुरैशी के बीच का मामला है। आपने शायद इसके बारे में कुछ सुना होगा। जब मैंने किसी से उसकी जांच करने को कहा तो मुझे कुछ जानकारी मिली। राजेश को स्पष्ट रूप से पता चला कि वह क्या था और उसने अपना ईमेल पता दे दिया। लोहित भसीन विनम्रतापूर्वक अपनी बेटी को ले गए। राजेश कपूर ने समय देखा और घर जाकर खाना बनाने का समय हो गया था। मैं बच्चों को पास के सुपरमार्केट में ले गई, कुछ खरीदारी की और फिर खाना बनाने के लिए घर आ गई। रात को करीब 9 बजे जब बच्चे और मीरा शर्मा सो गए, मैंने अपना ईमेल खोला। 1 घंटे पहले एक ईमेल आया। राजेश ने इसे खोला, भौहें चढ़ाते हुए। रात। राजेश कपूर बेडरूम में वापस आए और मीरा शर्मा ने देखा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। प्रिय, तुम्हें क्या हुआ है? राजेश कपूर किसी बात को लेकर चिंतित लग रहे थे। मीरा शर्मा ने होश में आने से पहले उसे कई बार फोन किया। कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये तो बस छोटी मोटी बातें हैं। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मीरा शर्मा ने दवा की किताब रख दी, उठकर बैठ गईं और थोड़ी चिंतित आंखों से राजेश कपूर की ओर देखने लगीं। यदि कोई चीज़ आपको पागल बना सकती है तो वह कोई गंभीर बात होगी। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? राजेश ने मीरा शर्मा के गाल को प्यार से सहलाया। पत्नी, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। मीरा शर्मा कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं, फिर हंस पड़ीं। ठीक है, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो कृपया मुझे बताएं। अच्छा। अगले दिन तनु अभी भी बाहर नहीं जाना चाहती थी और वर्कशॉप में ही काम करती रही। राजेश कपूर ने बार बार जोर देकर कहा, पिताजी को उन औजारों और उपकरणों को संभालने दो, उन्हें मत छुओ, समझे? तनु ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। मुझे पता है पापा, चिंता मत करो, तनु आज्ञाकारी रहेगी। राजेश कपूर को राहत मिली और वे अवी और विहू को लॉ फर्म में ले गए। ये चेन्नई की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी फर्म है। प्रति घंटे परामर्श शुल्क सामान्य कानूनी फर्मों की तुलना में बहुत अधिक है। राजेश कपूर बच्चों को कार्यालय में लेकर आए और कर्मचारियों को देखकर हल्के से मुस्कुराए। मुझे यहाँ सबसे अच्छा वकील चाहिए, याद रखें, सबसे अच्छा। जब राजेश कपूर बाहर आए तो 4 बज चुके थे। बच्चों को हैमबर्गर खिलाने के लिए स्टाफ नीचे ले गया और अब सभी बच्चे पेट भर चुके हैं। पिताजी, मैं सफिंग सीखना चाहता हूँ। विहू की बात सुनकर राजेश कपूर थोड़ा हैरान हुए। सफिंग? तुमने अचानक ये फैसला क्यों ले लिया? विहू ने एक पल सोचा और कहा, मैंने अभी अभी टीवी पर सफिंग देखी और यह वाकई दिलचस्प थी। मैं इसे सीखना चाहता हूँ। राजेश कपूर को कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है पापा, तुम्हें समय मिलने पर सफिंग कराने ले जाएंगे। तुम्हें ये सब सिखाने के लिए किसी की ज़रूरत है। तनु ने तुरंत कहा, पिताजी, मैं भी सीखना चाहती हूँ। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और कहा, सीखो सीखो, सब कुछ सीखो। सिडनी की इस यात्रा के दौरान राजेश अपने दूसरे बच्चे को चित्रकला और आभूषण प्रदर्शनियों को देखने ले जाएंगे। घर लौटने के बाद मीरा शर्मा ने शाम को तनु और रिया को नहलाया। तनु से बातचीत करते हुए मुझे पता चला कि राजेश कपूर आज अवी और विहू को लॉ फर्म में ले गए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं। कानून फर्म? मीरा शर्मा ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। शायद राजेश कपूर किसी काम से बाहर गए होंगे। चूंकि उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए उससे पूछना मेरी मूर्खता होगी। इसलिए मीरा शर्मा अधिकाधिक विचारशील, स्नेही और समझदार होती गईं, जिससे राजेश कपूर थोड़ा हैरान हो गए। लेकिन बस खुश रहो। पलक झपकते में रिया का प्रदर्शन निकट आ रहा है। ये समूह 3 दिन पहले ही सिडनी पहुंच गया था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और अवश्य देखने योग्य पर्यटक आकर्षण स्थानीय संरक्षित धरोहर है। उसके बाद से रिया मेहरा रिया और उसके पुराने दोस्त मैक्स के साथ घूमती रही। रिया के खर्च के अलावा राजेश कपूर और अन्य लोगों के पास करने के लिए मूलतः कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं बहुत अधिक सक्रिय नहीं दिखना चाहता और न ही त्रिरत्नों पर दबाव डालना चाहता हूँ। प्रदर्शन के दिन उन्हें केवल टिकट खरीद कर प्रवेश करना होगा। उनके मुख्य कॉन्सर्ट हॉल में 3000 दर्शक बैठ सकते हैं। सिम्फनी, ओपेरा, नृत्य, कोरस और अन्य प्रदर्शन आमतौर पर यहाँ आयोजित किए जाते हैं।
प्रवेश करते समय सभी लोग अधिक औपचारिक कपड़े पहने हुए थे। सौभाग्यवश मीरा शर्मा और राजेश कपूर ने अपने कपड़े सूटकेस में रख लिए और होटल स्टाफ से उन्हें प्रेस करने को कहा। प्रिय, हम वास्तव में नए खरीद सकते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस आपके लिए एक नया खरीदना चाहता हूँ। मीरा शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है वो एक अच्छा पति है। कपड़े खराब नहीं हुए हैं और पहने जा सकते हैं। और माता पिता के रूप में हमें एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चे जल्दी सीखते हैं। इसके अलावा बच्चे के पालन पोषण में पैसा खर्च होता है, इसलिए यदि आप इससे बच सकते हैं तो ऐसा न करें। वह अब उस युवा लड़की की तरह नहीं रही जो चाहे खरीद लेती है। अब मैंने अपनी खरीदारी की इच्छा पर नियंत्रण करना सीख लिया है और केवल वही खरीदना सीख लिया है जिसकी मुझे आवश्यकता है। इसका मितव्ययी होने से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। प्रदर्शन के दिन रिया मेहरा और मैक्स के साथ रिया सबसे पहले चली गई। राजेश कपूर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आए, सज धज कर आए, टिकट खरीदे और वाधवत को अंदर ले आए। उन्होंने आगे की पंक्ति के टिकट खरीदे ताकि उन्हें मंच का बेहतर दृश्य दिखाई दे सके। मीरा शर्मा ने राजेश को बताया कि जब वह बच्ची थी तो वह ओपेरा देखने जाती थी और लता शर्मा के साथ नृत्य देखा करती थी। एक तो अपने क्षितिज को व्यापक बनाना और दूसरा अपनी भावनाओं को विकसित करना। बाद में मुझ में इसके प्रति थोड़ी उदासीनता विकसित हो गई। इस बार रिया के पास एक पियानो और एक वायलिन है। इन तीन पहलुओं में वायलिन सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद ड्रम और पियानो हैं। कई प्रदर्शनों के बाद रिया की अद्वितीय प्रतिभा के साथ वह अपने कौशल को निखारने में सक्षम हो गए। इस समय भले ही वह मंच पर अकेली खड़ी थी और सभी लाइटें जल रही थीं, रिया बिल्कुल भी घबराई नहीं और बहुत शांत थी। प्रस्तुति के बाद दर्शक तालियों से गड़गड़ा उठे। रिया हल्की सी मुस्कुराए और हाथों में हाथ डालकर मंच से उतर गई। इसके बाद पियानो संगत आती है। ये संगीत का एक बहुत ही कठिन टुकड़ा है और रिया के लिए एक चुनौती है। आधे महीने के अभ्यास के बाद रिया इसमें पूरी तरह निपुण हो गई। रिया की 10 उंगलियां पियानो कीज पर तेजी से घूम रही थीं और उनके पीछे पीछे कुछ निशान छोड़ रही थीं। गति इतनी तेज थी कि राजेश कपूर हैरान हुए बिना नहीं रह सके। श्रोतागण 3 खजानों पर कानाफूसी और चर्चा करने लगे। रिया ने आखिरी नोट बजाया और सब कुछ खत्म हो गया। दर्शकों की ओर से तालियां बजीं, जो 3 खजानों के प्रति उनकी सहमति दर्शाने के लिए पर्याप्त थीं। निश्चित रूप से प्रदर्शन के बाद कुछ मीडिया ने रिया का साक्षात्कार लेना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म के 3 खजानों के कारण वह कुछ बड़े अवसरों पर अपनी उम्र से अधिक शांत और संयमित रहते हैं। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का एक एक करके धारा प्रवाह विदेशी भाषाओं में उत्तर दिया। बेशक हमने राजेश और उनकी पत्नी तथा अन्य भाइयों और बहनों का भी साक्षात्कार लिया। अंततः ये खत्म हो गया। जब मैं होटल वापस आया तो खबर भी बाहर आ चुकी थी। रिया का वीडियो और व्यक्तिगत साक्षात्कार जारी होने के कुछ ही देर बाद चर्चा का विषय बन गया। जहां तक राजेश और सिसिलिया चेउंग के बारे में रिपोर्ट का सवाल है, वे अखबारों में छपेंगी। रात के खाने में अगली बार सिडनी में कुछ मौज मस्ती करते हैं। चलो कल कला प्रदर्शनी और आभूषण प्रदर्शनी देखने चलते हैं। बच्चों को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए रात के खाने के बाद परिवार वाधवाट रात के बाजार में घूमने निकल पड़ा। मुझे नहीं पता कि रिया मेहरा और मैक्स किस काम में व्यस्त हैं। रात्रि बाजार बहुत जीवंत होता है और सभी प्रकार की चीजें बिकती हैं। बच्चे कुछ रोचक गैजेट्स की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने ग्राहकों के साथ बांटने के लिए कुछ गैजेट्स खरीद लिए। तनु और अवी क्लास मॉनिटर और डिप्टी क्लास मॉनिटर हैं, इसलिए कुछ चीजें महंगी नहीं होती, इसलिए वे अधिक खरीद लेते हैं। जब आप घर पहुंचे तो प्रत्येक सहपाठी को एक एक खिलौना दें और उन्हें उससे खेलने दें। विदेश में रहने के कारण राजेश अपनी पत्नी और बच्चों पर अधिक नज़र रखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इस रात्रि बाजार में हर तरह के लोग मौजूद थे और कुछ लोग बीच बीच में मीरा शर्मा और 4 खजानों को देख रहे थे। कुछ युवक फूलों की क्यारी पर बैठे सिगरेट पी रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। उनकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं। प्रिय, क्या तुमने खरीदारी कर ली? अभी नहीं। क्या हुआ? मुझे थोड़ी भूख लगी है। मैंने आगे एक स्नैक बार देखा, उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, तो खाना जरूर स्वादिष्ट होगा। विहू, जो खाने का शौकीन है, जब उसे पता चलता है कि आसपास कुछ स्वादिष्ट खाने को है तो उसकी रुचि हर चीज में खत्म हो जाती है। पिताजी, मैं कुछ स्वादिष्ट खाना चाहता हूँ।
तनु ने लगभग खरीदारी पूरी कर ली थी और जल्दी से बोली, मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे अब बहुत भूख लगी है। राजेश कपूर ने शांति से कहा, चलो पापा तुम लोगों को कुछ स्वादिष्ट खाने ले जाएंगे। मीरा शर्मा को कुछ ध्यान आया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। संयोगवश मेरी नज़र उन लोगों पर पड़ी और मैंने बच्चों से जल्दी चलने का आग्रह किया। राजेश कपूर सही कह रहे थे, आगे ही एक स्नैक बार था। उसमें बैठने के बाद राजेश कपूर ने बाहर जाने का एक और बहाना बनाया। मैंने चारों ओर देखा और पाया कि वे लोग नहीं आए हैं, इसलिए मैंने राहत की सांस ली। बच्चों ने अपनी अपनी इच्छानुसार ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद कोई आया और खाना लेकर आया। समय देखते हुए राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, हम कल फिर खेलेंगे और फिर रात के खाने के बाद होटल वापस चलेंगे। बच्चों को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो चाहा था वह पहले ही खरीद लिया था। रात के खाने के बाद हम बच्चों को वापस होटल ले गए। बच्चों के सो जाने के बाद मीरा शर्मा ने पूछा, प्रिय, क्या अभी रात के बाजार में उन लोगों के साथ कोई समस्या थी? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, समस्या हो या न हो, तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। अगले दिन राजेश कपूर ने जांच की तो पाया कि प्रदर्शनी अभी तक शुरू नहीं हुई थी। हालांकि आभूषण प्रदर्शनी सामान्य समय पर आयोजित की जाएगी। सिडनी में हर साल नियमित रूप से आभूषण प्रदर्शनियां आयोजित होती हैं। ये 30 साल के इतिहास वाले एक प्रसिद्ध स्थानीय संग्रहालय में रखा गया है। प्रदर्शनी हॉल में विश्व भर से निर्माता और खरीदार आते हैं तथा इसका आकार वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है तथा इसकी संख्या 2000 से अधिक हो गई है। यहाँ प्रदर्शनी क्षेत्र लगभग 100,000 वर्ग मीटर है और आगंतुकों की संख्या लगभग 150,000 है। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले कीमती आभूषण और घड़ियां प्रदर्शित की जाती हैं तथा इसमें भाग लेने के लिए आने वाले ग्राहकों को अपनी संपत्ति की सूची बनानी होती है। वास्तव में ये सिर्फ एक बैंक प्रमाण पत्र है। केवल वे लोग ही इसमें भाग लेने के पात्र हैं जिनकी कुल संपत्ति 5 मिलियन से अधिक है। राजेश को ये भी पता चला कि देश में आभूषण प्रदर्शनियां होती हैं, लेकिन वह कभी उनमें शामिल नहीं हुआ। इस आभूषण प्रदर्शनी में मुख्य रूप से पुरुषों और महिलाओं की घड़ियां प्रदर्शित की गई हैं। इसके अलावा एक बार जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो ये स्थान चमकदार और रंगीन आभूषणों से भरा होता है, जो लोगों को चकाचौंध कर देता है। प्रत्येक आभूषण पर मूल्य अंकित होता है और आगंतुक उसे खरीद सकते हैं। ये पूरे परिवार के लिए पहली बार था जब वे ऐसी जगह पर गए थे और ऐसा लगा जैसे दादी लियू ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश कर रही हों। कोई भी महिला आभूषणों के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती। मीरा शर्मा इधर उधर देखने लगी, उनकी आंखें ईर्ष्या से हरी हो गईं। बच्चे भी उत्सुक थे और इधर उधर देखने लगे। हे भगवान, ये स्थल इतना बड़ा है कि वे अपनी आंखें भी व्यस्त नहीं रख सकते। एक चक्कर के बाद कुछ लोग खरीदारी करते रहे। मीरा शर्मा ने पुरुषों की घड़ी चुनी, लेकिन इसे दूसरे राउंड के बाद खरीद लिया गया। तो इस बार उसने फैसला किया, अगर आपको ये पसंद है तो संकोच न करें, इसे खरीदें। राजेश अवी और विहू को कहीं और देखने ले गया। मीरा शर्मा दोनों शांत बच्चों को टहलने के लिए ले गईं। अंततः मीरा शर्मा ने एक ऐसा मॉडल चुना जो कुछ हद तक पिछले वाले जैसा ही था, लेकिन ये गहरे नीले रंग के बजाय हल्के नीले रंग का था। ये थोड़ा अफसोस की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी बहुत अच्छा है। इसे खरीदने के बाद मीरा शर्मा ने राजेश को सरप्राइज देने की योजना बनाई। इस घड़ी की कीमत 800,000 रुपये है, जो मीरा शर्मा के लिए स्वीकार्य कीमत है। आप मुझे यह नहीं बता सकते, यह एक उपहार है जो माँ ने पिताजी के लिए तैयार किया है। तनु और रिया ने सिर हिलाया, दोनों इस बात पर सहमत थीं कि वे रहस्य का खुलासा नहीं करेंगी। दूसरी ओर राजेश अवी और विहू को यहाँ लेकर आया और 3 सेकंड से भी कम समय में खरीदारी करने के बाद दूसरे काउंटर पर भाग गया, जो बहुत व्यस्त था। राजेश कपूर ने बच्चों को समझाया, क्या हम सब मिलकर माँ के लिए कोई उपहार चुनें, उन्हें कोई सरप्राइज दें। अंततः बच्चे शांत हो गए। पिताजी, ये खरीद लीजिए, यह अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि यह भी अच्छा लग रहा है। पिताजी, ये सब खरीद लीजिए। वाह, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी, चलो सब खरीद लें। अरे बच्चों, क्या तुम गंभीर हो सकते हो? अंत में राजेश ने एक को चुना। एक जोड़ी झुमके, एक अंगूठी, एक हार और एक जोड़ी कंगन। बिक्री मूल्य 12 मिलियन है, जो थोड़ा अधिक है, लेकिन फिर भी एक इकाई के लिए यह एक अच्छा सौदा है।
यह नीलम और टूटी ईंटों से बना है, ये सुरुचिपूर्ण है और मीरा शर्मा के लिए बहुत उपयुक्त है। सामान समेटने के बाद राजेश कपूर ने पैसे दिए और वधावत को मीरा शर्मा को ढूंढने के लिए कहा। इस समय दोनों के हाथ में गुप्त उपहार थे। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, प्रिय, चलो माँ और बाकियों के लिए भी कुछ खरीदते हैं। अच्छा, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम्हें पसंद है? अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो अपने पति से कहना, वह तुम्हारे लिए खरीद देगा। प्रिय, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो तुम मुझे बता सकती हो और मैं तुम्हारे लिए वह खरीद दूंगी। चार खजाने, क्या वे अभिनय कर रहे हैं? सुनीता कपूर, लता शर्मा, प्रिया की माँ और अन्य सभी ने अंगूठी खरीदी। यहाँ सबसे सस्ती अंगूठी की कीमत 20,000 से अधिक है। मीरा शर्मा ने 5 खरीदे। पत्नी, तुमने इतना क्यों खरीदा? मैंने इसे अपनी चाची और उनके परिवार को चीनी नववर्ष पर दिया था। 20,000 महंगा नहीं है और इसके डिज़ाइन बाजार में मिलने वाले डिज़ाइन से बेहतर हैं। राजेश कपूर ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। दोपहर की खरीदारी के बाद परिवार चला गया। कर्मचारियों ने राजेश को पास दे दिया क्योंकि आभूषण प्रदर्शनी 5 दिनों तक चलने वाली थी। इसके साथ ही 5 दिनों के भीतर किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। होटल लौटने के बाद राजेश अपनी पत्नी और बच्चों को रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में ले गया। वापस लौटने के बाद मीरा शर्मा ने अपना सामान व्यवस्थित किया। पति, यहाँ आओ। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की ओर आकर्षक मुस्कान के साथ देखा। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। राजेश कपूर सोच में डूबे हुए लग रहे थे। सचमुच, मेरी पत्नी ने चुपके से उसके लिए एक पुरुषों की घड़ी खरीद दी। अवि और विहू चुपके से मुस्कुराए। राजेश डिज़ाइन से बहुत खुश हुए और बोले, धन्यवाद पत्नी। आपका स्वागत है। क्या आपको ये पसंद है? मुझे इससे प्यार है। इतना कहकर राजेश ने मीरा शर्मा को दिया हुआ गहनों का सेट निकाला। मीरा शर्मा ने कहा, वाह, मुझे पता है। प्रिय, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? वे दोनों अलग अलग खरीदारी कर रहे हैं। क्या यही पति पत्नी के बीच का मौन समझौता है? राजेश ने उन्हें मीरा शर्मा को पहनाया और कहा, मुझे लगता है कि आप इनमें बहुत खूबसूरत लगेंगी। मीरा शर्मा ने जल्दी से अपनी ड्रेस पहनी और आईने में बाईं और दाईं ओर देखा। मैं सचमुच बहुत सुंदर हूँ। चारों बच्चे अपनी माँ की प्रशंसा करते रहे और कहते रहे कि वह कितनी सुंदर है और परी है। मीरा शर्मा बच्चों की प्रशंसा से थोड़ी शर्मिंदा हुई। ठीक है, सो जाओ। होटल ने एक अभिभावक बाल स्वीट बुक किया है जिसमें बच्चों के लिए अलग कमरा है ताकि वे एक दूसरे के स्थान में बाधा न डालें। जब राजेश बच्चों को लेकर अगले कमरे में गया तो उसकी नज़र मीरा शर्मा पर पड़ी। उसके कान में फुसफुसाओ, ऐसे ही, मेरे वापस आने तक रुको। मीरा शर्मा का चेहरा अचानक लाल हो गया और उनकी राजेश कपूर की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उनकी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन जब भी राजेश उनके साथ फ्लर्ट करने की पहल करता है तो वह हमेशा शर्मा जाती हैं। खुद को आईने में देखते हुए मीरा शर्मा ने मन ही मन खुद से कहा कि उसे अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए। मैं राजेश से कुछ साल बड़ा हूँ। इसके अलावा एक बार जब महिला उस अवस्था में पहुँच जाती है तो उसकी उम्र बढ़ने की गति तेजी से बढ़ जाती है। तब तक अपने शरीर को बेडौल न होने दें और अपने चेहरे को ढीला न होने दें। राजेश कपूर बच्चों को नहलाने और कपड़े पहनाने ले गए। लड़के एक बिस्तर पर और लड़कियां दूसरे बिस्तर पर सो गईं। शुभ रात्रि बच्चों। चारों बच्चों ने एक साथ कहा, शुभ रात्रि पिताजी। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को सुलाने के लिए मनाना नहीं पड़ता। जब बच्चा छोटा होता है तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे वह बड़ा होगा सब कुछ आसान हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे माता पिता के लिए अधिक निजी समय। जब राजेश कपूर कमरे में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मीरा शर्मा थोड़ी घबराई हुई और शर्मिंदा भाव से उनकी ओर देख रही थीं। क्या गलत? राजेश कपूर ने बिना सोचे पूछा। मीरा शर्मा ने अपना बैग रख दिया और ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं। राजेश कपूर ने गौर से देखा तो पाया कि मीरा शर्मा अपना मेकअप बैग पैक कर रही थीं और वह हल्का मेकअप लगाए हुए दिख रही थी। राजेश कपूर ने अनजान बनने का नाटक किया। मैं नहाने जा रहा हूँ। जानू, मेरा इंतज़ार करो अभी। 10 मिनट बाद राजेश बाहर आया। मास्टर बेडरूम के बाहर फर्श से छत तक एक विशाल खिड़की है जहां आप आराम कर सकते हैं और रेड वाइन पी सकते हैं। राजेश कपूर ने हाथ हिलाकर कहा, पत्नी इधर आओ।
मीरा शर्मा आईं। देखो, बाहर रात का दृश्य कितना सुंदर है। धीरे धीरे पति पत्नी दोनों ही थोड़े विचलित हो गए। पत्नी, आपके आभूषण आप पर बहुत जंचते हैं। धन्यवाद पति, धन्यवाद। अगले दिन राजेश बच्चों को सिडनी एक्वेरियम ले गया। उन्होंने ऐप से पता लगाया कि एक्वेरियम में विभिन्न प्रकार के जलीय जीव हैं। यहाँ लगभग 600 प्रजातियाँ, कुल 7000 मछलियाँ और जलीय पर्यावरण से विभिन्न जलीय जीव हैं। उनके पास दुनिया में शार्क प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह भी है। इसके अलावा यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बत्तख बिल वाला जानवर भी है। संग्रहालय का खजाना बहुत बड़ी डुगोंग मत्स्यांगना है। वर्तमान में दुनिया भर के एक्वेरियम में केवल 5 डुगोंग जलपरियां रखी जा रही हैं, जिनमें से 2 यहाँ हैं। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नाश्ता करने के बाद राजेश कपूर बच्चों को एक्वेरियम ले गए। मुंबई में एक एक्वेरियम भी है और मेरे बच्चे अक्सर वहां जाते हैं और उसे बहुत पसंद करते हैं। टिकट खरीदने और अंदर जाने के बाद बच्चे छोटी मधुमक्खियों की तरह इधर उधर देख रहे थे। राजेश ने बस हर चीज पर नजर डाली और पूरे समय बच्चों पर नजर बनाए रखी। हर जगह बहुत सारे लोग, स्थानीय लोग और पर्यटक थे और बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और खो जाने की बहुत अधिक संभावना थी। तनु और रिया चिंतित नहीं हैं क्योंकि वे दोनों शांत और आज्ञाकारी लड़कियां हैं। जो लोग सिरदर्द हैं वे हैं अवी और विहू, क्योंकि वे ऊर्जावान हैं और तेज दौड़ते हैं। राजेश कपूर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं थी और वह उनसे आगे नहीं बढ़ सके। धीरे धीरे मीरा शर्मा तनु और रिया को लेकर धैर्य और ध्यान से देखने लगीं। 146 मीटर का पानी के नीचे का मार्ग और पूरी तरह घुमावदार कांच की खिड़कियां उन्हें पानी के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र का पूरी तरह से आनंद लेने की अनुमति देती हैं। वाह माँ, देखो, यह एक मंटा रे है। आह, और शार्क। मीरा शर्मा ने ऊपर देखा और कहा, वाह, ये शार्क कितनी बड़ी है। वे तीनों चले और चारों ओर देखने लगे। संग्रहालय में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष समुद्री प्रदर्शनियां भी हैं, जिनमें ग्रेट बैरियर रीफ, गहरे समुद्र क्षेत्र, टॉवर रॉक तट क्षेत्र, मैंग्रोव आदि शामिल हैं। वे सुबह से अब तक इधर उधर टहल रहे थे और जब दोपहर 1 बजे के बाद बच्चे जाने को अनिच्छुक हुए, तब जाकर वे वहां से निकले। इससे उन्हें गोताखोरी की याद आ गई। इस शीतकालीन अवकाश में मुझे सान्या में गोताखोरी अवश्य करनी चाहिए। रात्रि भोजन के बाद बच्चे झपकी लेने के लिए वापस आ गए। संभवतः आज वे बहुत उत्साहित थे, इसलिए बच्चों ने राजेश कपूर के जाने से पहले सो जाने तक इंतजार करने पर जोर दिया। मैंने उनसे आज जो कुछ देखा और सुना उसके बारे में बात की। मीरा शर्मा को प्रिया का फोन आया। दिया कुरैशी की बात करें तो चेन्नई छोड़ने के कुछ समय बाद ही दिया कुरैशी एक अमीर आदमी के पीछे चली गई और लोहित भसीन के प्रति आसक्त हो गई। पिछला तलाक केवल एक समझौता था, लेकिन तलाक का कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। दिया कुरैशी गुस्से में चेन्नई छोड़कर चली गईं। अगर उस समय तलाक का सर्टिफिकेट ले लिया होता तो इतनी दिक्कतें नहीं होती। अब जबकि दिया कुरैशी वापस आ गई हैं, वह लोहित भसीन की संपत्ति को बराबर बराबर बांटना चाहती हैं। अगर वह कामयाब रहीं तो उन्हें 1 करोड़ से ज्यादा मिल सकते हैं। वह एक निर्दयी इंसान है, मुझे सचमुच ऐसा नहीं लग रहा था। लोहित भसीन बदकिस्मत है कि उससे टकरा गया। मीरा शर्मा को दिया कुरैशी के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन प्रिया हर कुछ दिनों में उनके बारे में पूछती रहती थी। उसके अर्थ के अनुसार, जब तक उस छोटी कुतिया दिया कुरैशी को उसके द्वारा मार खाने के बाद असहज महसूस होता रहेगा, तब तक वह जानती रहेगी कि भगवान का अपना तरीका है। ये कहावत सच है। प्रिया ने विषय बदल दिया और हंसने लगी। क्या आप जानते हैं क्या हुआ? लोहित भसीन के माता पिता को चेन्नई में सबसे अच्छा तलाक वकील मिल गया। लोहित भसीन की 10 से 2 करोड़ की संपत्ति उनके ध्यान देने लायक भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार उन्हें कैसे बुला लिया गया। जिस दिन आप वाधवत सिडनी गए थे, उसी दिन दोपहर को उन्होंने दिया कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें मांग की गई कि वह लोहित भसीन को 10 मिलियन रुपए का भुगतान करें और घर छोड़ दें। मीरा शर्मा हैरान थीं, क्या ये संभव है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? अगर मैं कहूं कि मैं अद्भुत हूं तो कैसा रहेगा? भगवान देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सुना है कि दिया कुरैशी का नया रिश्ता टूट गया। इस समय मैं एक वकील ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शायद कोई उम्मीद नहीं है। दिया कुरैशी ने अपनी शादी के दौरान कुछ किया था। लोहित भसीन ने ये जानने के लिए बहुत सारे कनेक्शन इस्तेमाल किए
और वे दिया कुरैशी पर एक मां के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा न करने के लिए मुकदमा कर रहे हैं। समय आने पर आप देखेंगे कि उसके साथ क्या होता है। प्रिया खुद पर बहुत खुश थी, वह इसी की हकदार है। उसे जो करना है करने दिया जा रहा है। वह रोज परेशानियां खड़ी करके हमारी अच्छी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मीरा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? मैं सुन रहा हूं। तो फिर ध्यान से सुनो। दिया कुरैशी जैसी औरतें सजा की हकदार हैं। फोन रखने के बाद मीरा शर्मा को वह विकृत चेहरा याद आया जो उन्होंने आखिरी बार दिया कुरैशी से मिलने पर देखा था। अचानक कहीं से भी उसे याद आया कि राजेश लॉ फर्म में गया था। पत्नी, तुम क्या सोच रही हो? तुम इतनी विचलित क्यों हो? मीरा शर्मा को होश आया। उन्होंने राजेश कपूर के चिंतित चेहरे को देखा और पलकें झपकाईं। वह पुष्टिकरण पूछना चाहती थी, लेकिन उसके होठों पर शब्द बदल गए। क्या बच्चे सो गए हैं? सो जाओ, मैं तुम्हें बता दूं, ये बच्चा बहुत बातूनी है। इसका छोटा सा मुंह बकबक करता रहता है। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और वे लगातार बातें करते रहे और मुझे नींद आ गई। मैं सोच रहा हूँ, वह पहले ऐसी नहीं थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वाइस क्लास मॉनिटर बन गई है? मीरा शर्मा ने पूछा। पति जी, क्या आपने लोहित भसीन के माता पिता के लिए वकील नियुक्त किया है? राजेश कपूर कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं, ये बात शायद बड़बोली प्रिया ने ही कही होगी। जहां तक वकील का सवाल है तो परिवार में एक अच्छा वक्ता है। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। मीरा शर्मा ने पूछा, क्यों? मीरा शर्मा से सिस्टम वाली बात छिपाने के अलावा उसने और कुछ भी जानबूझकर नहीं छिपाया था, इसलिए राजेश कपूर ने सच बताने की योजना बनाई। मैं उस दिन चेन्नई में बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था और मेरी मुलाकात लोहित भसीन से हुई। जब वह दिया कुरैशी की जांच कर रहे थे तो उन्होंने ये भी देखा कि उस समय क्या हुआ था। असल में दिया कुरैशी उस दिन आपको लगातार शराब पिलाती रही, फिर उसने कहा कि वह शौचालय जा रही है और चली गई। मीरा शर्मा जैसी अद्भुत सुंदरता। जब मैं नशे में थी तो मुझे नहीं पता था कि बार में कितने बुरे इरादे वाले आदमी मुझे घूर रहे थे। यदि मैं राजेश कपूर से मिलने के लिए भाग्यशाली नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से भेड़ियों की मांद में होता। ऐसे बुरे आदमी से मिलने के बाद मीरा शर्मा की जिंदगी सचमुच बर्बाद हो गई। पहले यह मीरा शर्मा और प्रिया का अनुमान था, लेकिन उन्हें इसकी सच्चाई की उम्मीद नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और अपने मुंह के कोनों को खींचा। राजेश मीरा शर्मा को सांत्वना देने के लिए उनके पास गया। सब खत्म हो गया। मीरा शर्मा ने धीरे से कहा, लगता है लोगों के बारे में मेरी राय वाकई अच्छी नहीं है। दिया कुरैशी एकमात्र अच्छी दोस्त थी जिसे उसने अपनी पहल पर बनाया था, लेकिन अंततः उसने घर में एक भेड़िए को आमंत्रित कर लिया। राजेश कपूर ने उसके ठंडे हाथ को चूमा। लेकिन तुम्हारी नज़र तो मर्दों पर है, वरना तुम मुझे कैसे चुनती? मीरा शर्मा हंसी, तुम तो बस शेखी बघार रहे हो। राजेश कपूर उसके सामने उखड़ू बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, बस कह दो कि यह सच है या झूठ। हाँ हाँ, मेरे पति सबसे अच्छे हैं। उन्होंने मुझे विकट संकटों से बचाया और दुखों के सागर से बाहर निकाला। उसने राजेश कपूर का चेहरा माथे से सटाकर धीरे से फुसफुसाया। पति, मैं हमेशा सोचती थी कि आप मेरे रक्षक हैं। राजेश कपूर हंसे, मूर्ख लड़के, तुम मेरे रक्षक हो। उसके गाल को सहलाते हुए उसने कहा, तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता कि मेरा जीवन कैसा होगा। यह मामला ऐसे ही गुजर गया। कम से कम मीरा शर्मा की नज़र में तो यह अतीत है। अगस्त का अंत। सिडनी से लौटने के बाद मैंने अपने बच्चों को कक्षाओं में दाखिला दिलाया। समय कितनी तेजी से उड़ता है। पलक झपकते ही बच्चे दूसरी कक्षा में पहुंच जाते हैं और 1 साल बड़े हो जाते हैं। कक्षा के लिए पंजीकरण कराएं, फिर अभिभावक शिक्षक बैठक करें और कक्षाएं आधिकारिक तौर पर 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। बच्चों के स्कूल बैग और पेंसिल केस 1 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं। जिपर 2 बार टूट गए और उन्हें ठीक करवाना पड़ा। यद्यपि परिवार धनी है, फिर भी राजेश और उनकी पत्नी भोजन, कपड़े या अन्य खर्चों में कोई कमी नहीं करते। इसमें कोई समस्या नहीं है, सिवाय इसके कि छोटी राजकुमारी रिया को उत्तम चीजें पसंद हैं और लड़कों को खिलौने खरीदना पसंद है। बच्चों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उन्हें क्या पहनना है। पहले जब मैं सीनियर क्लास में था, राजेश ने जो कपड़े खरीदे थे वे सभी आकार में थोड़े बड़े थे और बच्चों ने उन्हें दूसरी कक्षा तक पहना और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नए कपड़े खरीदने की जरूरत है।
राजेश ने बच्चों को उनके स्कूल बैग, पेंसिल केस आदि पैक करने में मदद की। तनु और रिया के स्कूल बैग लगभग नए लग रहे थे, जबकि अवी और विहू के स्कूल बैग, वाह, मैंने ये बैकपैक्स उसी समय खरीदे थे, फिर इतने बड़े बदलाव क्यों हैं? तनु और रिया अभी भी अपना स्कूल बैग उठा सकती हैं। मैं अपने सबसे बड़े और चौथे बच्चे के लिए नए स्कूल बैग खरीद सकती हूँ। उन्हें न खरीदना गलत होगा। चलो आज हम सब नई किताबें खरीदने चलें। मैं इस पुराने स्कूल बैग को रख लूँगा और देखूंगा कि क्या मैं इसे बाद में उपयोग कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल ट्रॉली बैकपैक का उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए इस बार मैं इसी प्रकार का बैकपैक खरीदूंगा। रिया ने समझदारी से कहा, पापा, मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल बैग अच्छा है और कुछ समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। राजेश कपूर ने उससे पूछा, क्या ये ठीक है? ज़रूर, लेकिन मुझे अपना पेंडेंट बदलना होगा। ठीक है, मैं बाद में खरीदारी के लिए जाऊंगा तो देखूंगा कि क्या मुझे कुछ उपयुक्त मिल सकता है। रिया के स्कूल बैग पर एक छोटी सी गुड़िया लटकी हुई थी। वह आधे सेमेस्टर तक वहीं लटकी रही और फिर टूट गई। तनु ने भी समझदारी से कहा, पापा, मुझे नया स्कूल बैग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब ये खराब हो जाएगा तब मैं नया खरीद लूँगी। ये सुनकर अवी और विहू को थोड़ा अपराधबोध हुआ। अवी ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि कुछ मरम्मत के बाद भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अवी का एक पहिया नियंत्रण से बाहर है। विहू, पिताजी, मुझे लगता है कि मैं लीवर बदल सकता हूँ। विहू का लीवर काम नहीं कर रहा है। बेशक, राजेश कपूर बच्चों के पैसे बचाने के अनुरोध को ठुकराने को तैयार नहीं थे। ठीक है, चलो इसे ले चलते हैं और देखते हैं कि इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं। इसलिए राजेश कपूर बच्चों को एक जिप मरम्मत करने वाले और एक जूता मरम्मत करने वाले को खोजने के लिए ले गए। इसे कोई ठीक नहीं कर सकता। अंततः इसे आजमाने के इरादे से मैं एक साइकिल की दुकान पर पहुंचा। बॉस बाहर बैठकर बच्चों की कार की मरम्मत कर रहा था। राजेश कपूर नीचे आए और पूछा, बॉस, क्या आप एक छात्र के ट्रॉली बैग की मरम्मत कर सकते हैं? बॉस ने ऊपर देखा और कहा, ट्रॉली बैकपैक, मुझे इसे दिखाने दो। राजेश कपूर ने इसे नीचे उतारा और बॉस को दिखाया, जिन्होंने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये पुल रॉड असली होनी चाहिए। मैं इसकी मरम्मत नहीं कर सकता, मैं केवल पहिया ठीक कर सकता हूँ। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, तो फिर बाकी दो को भी ठीक कर देते हैं। शुक्रिया बॉस, आपका स्वागत है। विहू ने कहा, बस लीवर को इस तरह खींचो और मैं अपना बैग कक्षा के पीछे रख दूंगा। विहू कक्षा 6 के लड़कों में बड़ा भाई है। कोई भी उसकी चीज़ों को नहीं छूता। जब राजेश घर की मरम्मत कर रहा था तो बॉस उससे बातें कर रहा था। वह देवेंद्र कपूर की ही उम्र के हैं और एक गर्मजोशी से भरे इंसान हैं। क्या ये चारों आपके बच्चे हैं? हाँ, मुझे इसका एहसास ही नहीं था। तुम इतनी छोटी हो और तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। 4 बच्चों का पालन पोषण करना क्या इतना तनावपूर्ण नहीं है? कोई बात नहीं, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं थका हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि आपके बच्चे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप उनकी अच्छी देखभाल करते हैं। आप में से कितने लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं? वहाँ सिर्फ मैं और बच्चे की माँ हैं। वाह, 4 बच्चों के पालन पोषण में बहुत पैसा खर्च होगा। खैर, खर्च थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। आजकल कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। एक बच्चे के पालन पोषण में ही बहुत खर्च आता है। 4 बच्चों के पालन पोषण की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सही है। कुछ मरम्मत करते समय बॉस राजेश कपूर से बातें कर रहे थे। बच्चे उत्सुक थे और दुकान में इधर उधर देखने लगे। आधे घंटे बाद बॉस ने उसे आजमाया और ट्रॉली बैग राजेश कपूर को थमा दिया। देखो, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? राजेश कपूर थोड़ा सा हिचकिचाए। ठीक है बॉस, कितना? ये पहिया मेरा है। एक पहिया 55 का है और 2 पहिए 50 के होते हैं। इस तरह कुल मिलाकर 100 होते हैं। राजेश कपूर ने अपने फ़ोन से QR कोड स्कैन किया और भुगतान कर दिया। शुक्रिया बॉस, बच्चों ने भी खुशी से कहा। धन्यवाद दादाजी। वैसे मैं कुछ स्टेशनरी खरीदने के लिए उनके स्कूल के पास वाले इलाके में चला गया। मेरी मुलाकात कक्षा 6 के अध्यापक यतिन से हुई। नमस्ते करने के बाद मैंने कुछ खरीदने का मन बनाया। पेंसिल केस, पेंसिल, रबर और भी बहुत कुछ। शिक्षक यतिन ने हमें चेतावनी दी थी कि हम फैंसी स्टेशनरी न खरीदें, नहीं तो हम कक्षा में ध्यान नहीं देंगे। हाँ,
इस पेंसिल केस को देखो, इसे खींचने मात्र से यह कार की तरह चल सकता है। इन रंगीन और प्यारे इरेजरों को देखो, ये बहुत मज़ेदार हैं। और ये पेन, ओह माय, ये कितने प्यारे हैं, है ना? यहाँ तक कि उनके जैसे वयस्क व्यक्ति को भी ये बहुत मज़ेदार लगता है। बच्चों की तो बात ही छोड़िए। बच्चे अभी भी अपने शिक्षकों की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और वे जो रबड़ खरीदते हैं वे सभी मानक गुणवत्ता के होते हैं। रिया को अभी भी पेंसिल केस पसंद है और तनु को इस बार गुलाबी पेंसिल केस पसंद है जो फ्लोरोसेंट नीले रंग का है और बहुत सुंदर है। विहू ने एक पेंसिल केस खरीदा जो कार जैसा दिखता था। एवी पर एक ट्रांसफॉर्मर उकेरा गया है। जहां तक पेन की बात है, राजेश ने उन्हें अपने पसंदीदा पेन खरीदने को कहा और फिर उनके होमवर्क नोटबुक तैयार किए। जहां तक होमवर्क की किताबों का सवाल है, स्कूल उन्हें वितरित करेगा। आपको तैयार पुस्तक, कवर आदि भी खरीदने होंगे। खरीदारी के बाद मैंने कुछ स्नैक्स और गैजेट भी खरीदे। स्कूल गेट पर स्थित इन दुकानों पर कीमतें काफ़ी सस्ती हैं, केवल कुछ डॉलर और पैसे के लायक नहीं। खरीदारी के बाद राजेश बच्चों को घर ले गया। मीरा शर्मा एक व्यस्त दिन के बाद वापस आई और यह जानकर बहुत खुश हुई कि बच्चों ने आज कुछ पैसे बचाए थे। बच्चों के लिए विभिन्न प्रशंसाएं। हाँ, कुछ चीज़ें अभी भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और उन्हें फेंकना शर्म की बात होगी। अब से हम सब यही करेंगे, ठीक है? अगर सचमुच कोई और रास्ता नहीं है तो हम इसे फेंक देंगे, ठीक है? बच्चों ने एक स्वर में कहा, ठीक है। मीरा शर्मा ने बच्चों के सिर प्यार से सहलाते हुए कहा, ठीक है, अब आराम करो। कल से औपचारिक रूप से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बच्चों ने अपने बैग पैक कर लिए और सोने से पहले ये जांच कर ली कि वे कुछ भूल तो नहीं गए हैं। इस समय राजेश वाधवत अलमारी में गए और बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म ढूंढ निकाली। प्रिय, स्कूल की सभी यूनिफॉर्म एक जैसी हैं, तुम क्या बता सकती हो? राजेश कपूर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए, यह अवी के लिए है, ये तनु के लिए है, यह विहू के लिए है। मीरा शर्मा से गलती हुई, लेकिन ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि सभी स्कूल यूनिफॉर्म एक ही आकार की थीं। कोई अंतर नहीं। प्रिय, तुमने अंतर कैसे बताया? राजेश कपूर हंसे, क्या यह आसान नहीं है? अवी के कपड़े पैरों पर थोड़े फटे हुए हैं और आस्तीन थोड़ी घिसी हुई हैं। मेरे दूसरे बच्चे का जिपर पहले टूट गया था, इसलिए मैंने उसे नया लगा दिया। देखो, इसमें तो खरगोश जैसा जिपर है। रिया के कपड़े बहुत नए और साफ हैं और उसके कपड़े सबसे साफ हैं। 4 खजानों में से उसका खजाना सबसे बुरा है। मीरा शर्मा आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। हब्बी, आप अद्भुत हैं। आप बहुत सावधानी बरतते हैं। राजेश कपूर को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। मैं रोज़ बच्चों के कपड़े धोता और साफ सफाई करता था, इसलिए समय के साथ मैंने उन्हें अलग अलग पहचानना सीख लिया। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की कमर पकड़ ली और कहा, पतिदेव, शुक्रिया। इस परिवार का खर्च और देखभाल आप ही करते हैं। राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और कहा, नहीं, मेरी पत्नी ने भी बहुत त्याग किया है। वे दोनों कुछ देर तक झूमते रहे। राजेश कपूर ने सभी की स्कूल यूनिफॉर्म उनके बिस्तर के पास रख दी। अगले दिन राजेश कपूर उठे और नाश्ता बनाया। बच्चों के उठने से पहले उन्होंने उन्हें 2 बार आवाज़ दी, मैं देर तक सोने का आदी हूँ और इतनी जल्दी उठना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लगभग देर हो चुकी हैं। आपके पास अभी भी नहाने और खाने के लिए 25 मिनट हैं। राजेश कपूर अपनी बात समाप्त करने के बाद मीरा शर्मा के लिए नाश्ता लेकर आए। नीचे जाकर जब उन्होंने देखा कि बच्चे लगभग खाना खा चुके हैं तो राजेश कपूर ने उन्हें कुछ निर्देश दिए। बर्तन रसोई में रख दो। ठीक है, सभी लोग अपना स्कूल बैग उठाओ और स्कूल जाओ। बच्चे सीढ़ियों से ऊपर भागे और बोले, माँ, हम स्कूल जा रहे हैं। मीरा शर्मा ने जल्दी से नहा धोकर कहा, माँ और पिताजी तुम्हें साथ में स्कूल ले जाएंगे। स्कूल वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, वह चाहे कुछ भी हो जाए, बिस्तर पर नहीं रह सकती। उसने राजेश कपूर की ओर हल्की सी शरारत भरी नज़र से देखा, मानो कह रही हो, ये सब तुम्हारा दोष है। दंपति अपने बच्चे को स्कूल ले गए और रास्ते में पहले से ही कई अभिभावक और छात्र मौजूद थे। स्कूल ने अभ्यास के प्रसारण की आवाज़ पहले ही सुन ली है। बच्चों को स्कूल ले जाते समय मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, चलते रहो। बच्चों को ऊपर जाते और उनकी आकृतियां पूरी तरह से गायब होते देख मीरा शर्मा थोड़ा खोई हुई महसूस करने लगीं। वे दोनों हाथ में हाथ डाले वापस चले गए। राजेश कपूर ने पूछा, क्या आप घर पहुंचकर थोड़ी देर और सोना चाहेंगे?
मीरा शर्मा ने जम्हाई लेते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं। निशा राव आज किंडरगार्टन जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह रोएगा। अन की मां के अनुरोध पर प्रिया को 60 दिन की एकांतवास अवधि पूरी करनी थी और जाने से पहले पूरी तरह स्वस्थ होना था। इस दौरान राजेश ने काफ़ी मदद की, अन्यथा प्रिया को परिणाम भुगतने होंगे। घर पहुंचने पर प्रिया ने मुझे अरुण कुमार का एक वीडियो भेजा। प्रिया अभी भी घर पर ही थी और अरुण कुमार बच्ची को किंडरगार्टन ले गए। वीडियो में निशा राव न तो रो रही हैं और न ही कोई हंगामा कर रही हैं, वह बहुत खुश हैं। एक छोटा सा स्कूल बैग लेकर मैं कक्षा में चला गया। प्रिया ने एक बूढ़ी माँ की तरह खुशी के आंसू बहाए। माँ, मेरा बेटा अंततः सफल हो गया। एनलान के घर के नीचे एक निजी किंडरगार्टन है और वातावरण और शिक्षण बहुत अच्छा है। नीचे जाकर अपने बच्चे को किंडरगार्टन भेजना अच्छा लगता है। परिणामस्वरूप 10 बजे प्रिया ने संदेश भेजा। निशा राव अकेले ही रोते हुए वापस आ गई। प्रिया ने फ़ोन किया, उसकी आवाज़ में हंसी और आंसू दोनों थे। मेरी राहत केवल थोड़ी देर तक ही रही, शायद आधे घंटे तक। ईमानदारी से कहूँ तो मेरा बेटा वापस भाग गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बच्चा और शिक्षक बाहर खड़े थे। शिक्षक के विवरण के अनुसार ये हुआ। पता चला कि पहली कक्षा में बच्चों को आराम देने के लिए वे उन्हें खेलने के लिए खेल के मैदान में ले गए। और सब ठीक है ना। अचानक निशा राव बिना किसी चेतावनी के कक्षा से बाहर भागी और सीधे मुख्य द्वार के पीछे खुले छोटे दरवाजे की ओर दौड़ी। उस समय ये स्कूल का कैफेटेरिया था, इसलिए दरवाज़ा खुला था। तभी मैंने निशा राव को अपने छोटे पैरों के साथ 100 मीटर की रफ्तार से स्कूल से बाहर भागते देखा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति शिक्षक था। आखिरकार उसने पहले भी बड़े दृश्य देखे थे और ये दृश्य उसे जाना पहचाना लग रहा था। वह चिल्लाए और अपनी कक्षा अध्यापिका से बोली, मैं उसके पीछे जाऊंगी। इस समय शिक्षक का चेहरा भय से पीला पड़ गया, क्योंकि सड़क के उस पार एक सड़क है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि निशा राव सड़क पर दौड़ पड़ेगी। अगर कुछ हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए। खैर, जब शिक्षक बाहर भागे तो उन्होंने निशा राव को फुटपाथ पर दौड़ते देखा और बत्ती हरी थी। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर पीछा करना जारी रखा। निशा राव अपने पड़ोस की ओर ऐसे भागा जैसे वह उस जगह को अच्छी तरह से जानता हो और फिर वाधवत ऊपर की ओर भागा। इस समय शिक्षक ने निशा राव को पकड़ लिया था। निशा राव के घर आने के बाद मुझे लगा कि इस स्थिति के बारे में अपने माता पिता से बात करना आवश्यक है। मीरा शर्मा अभी भी डरी हुई थी। निशा राव को घर का रास्ता कैसे पता चला? प्रिया ने आह भरते हुए कहा, हर बार जब मैं स्कूल के पास से गुजरती हूँ तो मैं उससे कहती हूँ कि वह यहीं स्कूल जाएगा। मुझे लगता है कि समय के साथ मैं इसे याद रखूंगा। शिक्षक अभी लिविंग रूम में वांग ताओ से बात कर रहे हैं और निशा राव मेरे बिस्तर पर सो रही है। स्वर में पीड़ा और लाचारी दोनों झलक रही थी। मैंने उससे पूछा कि वह वापस क्यों आया, तो उसने कहा कि वह अपनी माँ और भाई को नहीं छोड़ना चाहता। मीरा शर्मा के चेहरे पर सौम्य भाव थे। अपना समय लो, निशा राव समझदार और समझदार है। उसे थोड़ी देर के लिए इसकी आदत डाल लेने दो। प्रिया को सिर दर्द हो रहा था। अरे, वो थप्पड़ तो बहुत जल्दी पड़ गया। मैं तो एकदम से चौंक गई। मीरा शर्मा हंस पड़ी। छोड़ो भी, वो तो बच्चा ही है। मुझे और भी वैचारिक काम करने हैं। शुक्र है, आज मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ये सही है, मैं तो डर के मारे मर गया था। ये सचमुच। मीरा शर्मा ने फ़ोन रख दिया और राजेश कपूर को इस बारे में बताया। राजेश कपूर भी हैरान थे। निशा, मैंने सचमुच ऐसा नहीं देखा। मीरा शर्मा ने आह भरते हुए कहा, विहू उस समय बहुत शरारती था, लेकिन मैंने उसे पहले कभी इतना शरारती होते नहीं देखा। राजेश कपूर ने मजाक में कहा, मुझे लगता है कि दरवाज़ा बंद था, इसलिए वह पहले ही भाग चुका होगा। दोपहर के समय मैं बच्चों को दोपहर के भोजन के लिए घर ले जाता हूँ। जब बच्चों ने ये सुना तो वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। विहू ने कहा, वाह भाई, निशा राव अद्भुत हैं। अवी ने सिर हिलाया, मैंने यह नहीं देखा। राजेश कपूर ने बर्तन साफ करते हुए कहा, मैं बाद में भाई निशा राव से वीडियो चैट करूंगा और उनसे ठीक से बात करूंगा। उन पर कुछ वैचारिक काम करूंगा। चारों बच्चों ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। राजेश कपूर रसोई में बर्तन धो रहे थे, जबकि बच्चे निशा से वीडियो कॉल कर रहे थे। तीनों हस्की ने आज निशा राव की बहादुरी की जोरदार प्रशंसा की। राजेश कपूर को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे देखने के लिए पास आए।
आप क्या कह रहे हैं? तब बच्चों को याद आया कि उन्हें कुछ वैचारिक कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे सभी प्रोत्साहन के बावजूद निशा राव अभी भी बहुत आज्ञाकारी थी और उसने दोपहर में स्कूल जाने का वादा किया। चारों खजानों ने निशा राव से वादा किया कि यदि वह अच्छा प्रदर्शन करेगी तो उनमें से प्रत्येक निशा राव को एक छोटा सा उपहार देगा। इससे निशा राव बहुत खुश हुईं। ठीक है, जाओ और सो जाओ पिताजी, तुम्हें बाद में फ़ोन करेंगे। दोपहर की कक्षा के दौरान चारों बच्चों ने उन पर निगरानी रखने के लिए वीडियो कॉल की और निशा राव अनिच्छा से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गईं। अरुण कुमार ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। वह थोड़ा खुश और असहाय महसूस कर रहे थे। बेटा, स्कूल जाना इतना कष्टदायक नहीं है। हा 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 हा, दर्द अभी बाकी है। इतना गंभीर मत बनो, खुश रहो। अभी तो ये केवल किंडरगार्टन है। यदि आप अभी खुश नहीं हैं तो बहुत देर हो जाएगी। निशा राव ने अपना सिर झुकाकर अरुण कुमार से पूछा। मेरे भाई बहनों ने कहा है कि अगर निशा राव अच्छा व्यवहार करेंगी तो वे मुझे एक छोटा सा उपहार देंगे। पिताजी, क्या आप निशा राव को भेजेंगे? अरुण कुमार ने तुरंत कहा। हाँ, अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो पिताजी तुम्हें एक खिलौना कार देंगे। निशा राव खुश हैं। वह कमरे में आया और प्रिया से मोलभाव करने लगा। प्रिया ने हंसी दबाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ये तो एक बार का इनाम है। निशा राव ने सिर हिलाया और वाधवत अनिच्छा से स्कूल चले गए। इस बार स्कूल के गेट पर कड़ा पहरा था और शिक्षकों ने भी निशा राव पर कड़ी नजर रखी। पूरी दोपहर बिना किसी घटना के बीत गई। शाम को बच्चे वापस आए और एक कहानी सुनाई। टिया खन्ना चेन्नई से उस स्कूल में स्थानांतरित हो गई जहां चारों बच्चे पढ़ रहे थे और अब वह कक्षा 7 में पढ़ती है। ऋषित भी है, जो कक्षा 7 में है और वह भी स्थानांतरित छात्र है। चूंकि इस वर्ष कक्षा 7 के 2 छात्र स्थानांतरित हो गए हैं, इसलिए केवल कक्षा 7 में ही सीटें रिक्त हैं। इस बार अभी अभी भी कक्षा मॉनिटर है, कक्षा 2 अभी भी उप कक्षा मॉनिटर है, रिया कला समिति की सदस्य है और विहू खेल समिति का सदस्य है। रिया की कला और साहित्य समिति के बारे में कोई राय नहीं है। वह न तो इससे खुश है और न ही इसके विरोध में। कई चीज़ों के लिए वह बस अपना काम अच्छी तरह से करती है और फिर वह करती है जो उसे पसंद है। वह बिना बाहर आए पूरी दोपहर रिहर्सल रूम में रह सकती थी। कुछ तो एक दिन तक भी टिकते हैं। वह पढ़ाई और अपनी रुचियों और शौक के बीच स्पष्ट रूप से अंतर कर सकती है।